अस्सलामुअलैकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और आज जुम्मतुल मुबारक है और अल्लाह पाक का हम सब स्पेशली जब खुतबा होता है और सब जब नमाज को जाते हैं, और मैंने देखा है वो लोग जो ज़्यादा पंक्चुअलिटी से नमाज नहीं पढ़ते लेकिन वो जुम्मा नहीं छोड़ते और भाग भाग के और इस तरह मतलब पहुंचते हैं कि हम आज जुम्मा अदा कर लें, क्योंकि हम सब मिलके, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा लोग जमा होते हैं तो दुआएं ज़्यादा होती हैं और ख़ास दुआएं होती हैं। जैसे अभी गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ गई है या बारिशें नहीं होती, तो ऐसे जब एहतमाम होता है, इज्तिमा होता है या ऐसी बड़ी जुम्मा जब आता है, जुम्मा हमारे एक हफ्ते में एक बार, तो वो क्या होता है, सब मिलके दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए ये आसानियाँ कर दे। और दुआएं तो मैं कहती हूँ हर पल हर वक्त मांगनी चाहिए। पता नहीं वो रब की ज़ात किस टाइम हमारी दुआ कबूल कर ले। और हमारी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक आपको कभी कोई भी तकलीफ़ ना दे, कोई परेशानी ना दे। और अगर वो रब अगर आपको किसी आजमाइश में मुब्तला करे तो अल्लाह पाक उसमें आपको सफल करे। बात कर रही हूँ कि आज जब हम बहुत सारी दुआएं मांगते, गर्मी की शिद्दत बहुत बेइंतहा हो गई है। कल भी इतनी हिद्दत थी कि जब मैं अपने स्टूडियो से निकली तो दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक एसी का माहौल होता है। फिर हम जब थोड़ा सा ट्रैवल करके अपनी गाड़ी की जानिब जब जाते हैं तो आप यकीन करें वो बाय मिस्टेक अगर ऐसी जगह खड़ी हो जाए तो वो ऊपर से जो हीटनेस है, तो और मैं इर्द गिर्द के लोगों का भी बंदा ख्याल आता है ना, तो खड़े हुए थे कुछ लोग, तो ऐसे उन्होंने सर पे अपने कुछ स्कार्फ रुमाल इस तरह रखे हुए थे। तो ये भी एक खुदा ने हमें एक नेमत दी है, लेकिन हम लोग बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। और गर्मी की शिद्दत बेइंतहा है। लोग मैं ये कहूँगी रिक्वेस्ट आज स्पेशली कि प्लीज़ कभी भी बाहर निकलें अपने सर पे गीला रुमाल रख के निकलें। और मैं हमेशा जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है एक मैसेज देती हूँ, लेकिन आज का ये मैसेज मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें, बिला वजह गर्मी में ना निकलें। बच्चों को ख़ास तौर पे उनको बहुत ख्याल रखें और उनको ORS या ऐसे, अगर ORS आपके पास नहीं है तो नींबू पानी या इस तरह की ड्रिंक्स का ज़्यादा, क्योंकि ये डिहाइड्रेट बॉडी हो जाती है और इतना आपका पसीना निकलता है कि आपकी स्किन और आपकी पूरी बॉडी जो है वो आपका BP बहुत लो हो सकता है। कुछ लोग ज़रा हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। उनको बिला वजह जो है आउटडोर खेलने की परमिशन ना दें, क्योंकि इंडोर कोशिश करें इस वक्त रखें, क्योंकि गर्मी की हिद्दत से बहुत सारे बच्चों को डायरिया और नमकियात की कमी, डिहाइड्रेट होते हैं ना बच्चे, बहुत ज़्यादा बीमार, उल्टियाँ लग जाती हैं, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ लोग बच्चे कोशिश करें जितना ड्रिंक का इस्तेमाल और लाइट ग़िज़ा इस्तेमाल करें। कुछ लोग मैंने देखा है कि जैसे कौरमा बिरयानी इस तरह, तो वो आपके मैदे में जाके हिद्दत पैदा करती है, तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो कुछ खिचड़ी, दाल चावल, ये जनरली बात मैं कह रही हूँ आपसे कि लौकी शोरबे वाली बना के, तो ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो आपके स्टमक के ऊपर ज़्यादा हैवी प्रेशर वगैरह ना दें। तो बात कर रही हूँ मैं आपकी हेल्थ की, क्योंकि आप सेहतमंद हैं, आप हेल्दी हैं तो हम बहुत खुश हैं। और अगर आप बीमार हैं तो फिर हमें किसी ऐसे पर्सन को बुलवाना पड़ेगा जो आपकी हेल्थ को क्योर करे। और फिर हम अपने शो में न्यूट्रिशनिस्ट, हर्बलिस्ट एंड डॉक्टर्स एंड और कौन है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको आपकी हेल्थ की बहुत अच्छी क्योरिंग बताएंगे। ये तो एक मैसेज था और मेरी कोशिश होती है मैं हमेशा आपसे प्यारे प्यारे मैसेज शेयर करूँ। और आपको आज जो मैंने कहा है वो मैसेज ये कि अपना बहुत ख्याल रखें, ख़ास तौर पर गर्मी में बिला वजह ना निकलें और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। जी नाज़रीन, मैं और भी एक बात कहना चाहूँगी कि प्रोग्राम में मुस्कुराती सुबह, जी हाँ, कल जिस तरह हमारे दरमियान एक जैसे मैं अनाउंस करती हूँ कि अगर आप टैलेंटेड हैं और वहाँ पर हैं, तो अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप यहाँ पर होंगी। तो एक फैशन डिज़ाइनर ने कॉल की थी कि मैं आपके शो में आना चाहती हूँ। एक ब्यूटिशियन और बहुत सारी ब्यूटिशियन है, आज भी एक ब्यूटिशियन हमारे प्रोग्राम में आएंगी। और कल जो आई थी वो भी हमें फेसबुक पे जिन्होंने ज्वाइन किया था वो शेफ़ थी, वो बहुत टैलेंटेड थी, हमने उनको मौका दिया। तो इस तरह अगर आप में कोई टैलेंट है, आप चाहे यूथ हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, अगर आपने कुछ क्रिएटिव वर्क किया है, हैंड इन क्राफ्ट जानती हैं, कुछ भी है, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको यहाँ पर इनवाइट करेंगे। ये भी बात मैं चाहती हूँ गा बगा आपसे शेयर करूँ। और बात करूँगी थर्सडे की। प्लीज़ थर्सडे का शो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स, वो ख़वातीन जो बहुत टैलेंटेड हैं, वो हमारे शो में
आना चाह रही हैं और इंशाल्लाह उन सब के लिए एक पूरा हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए। और हमारे जो है, देखिए मैं भूल जाती हूँ और ये घूम जाता है, पता नहीं चलता ना बातों बातों में। तो हमारे जो हैं एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं वो इसमें थर्सडे को स्पेशली हैंड इन क्राफ्ट की जो है वुमेन्स आ रही हैं। तो अगर आप भी टैलेंटेड हैं और आप कुछ जानती हैं, घर में होममेड चीज़ें बनाती हैं, तो प्लीज़ ज़रूर हमसे ज्वाइन करें। हमारा प्लेटफॉर्म जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हाजिर है, तो आप इसमें ज़रूर हमारे से ज्वाइन करें। जी नाज़रीन, हम आपकी तमाम बातें आपसे मैंने गा बगाए शेयर कर दी। और कल इत्तेफाक से एक मदर की कॉल आई मुझे, मैं आपको वो भी बताऊँ। तो कहती हैं आप मुझे पहचानी? मैंने कहा सॉरी मैम, मैं आपको नहीं पहचानी। तो उन्होंने कहा कि मैं वही हूँ जिससे आप, मेरा बेटा जो है ब्लाइंड है और वो सिंगिंग बहुत अच्छी करता है, और उन्होंने आपको सुनाया भी था। अब काफ़ी पुरानी बात हो गई, याद नहीं है, किसी यूथ फेस्टिवल में सुना होगा मैंने। तो मैंने कहा नहीं मैम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, नो इशू। आप अपने बेटे की छोटी सी वीडियो है वो मेरे फेसबुक पे डालें और इंशाल्लाह हम उन्हें कॉल करके बुलवाएंगे। तो इस तरह अगर आपके कुछ बच्चे टैलेंटेड हैं, डिजर्विंग हैं, तो देन मुस्कुराती सुबह में आप आ सकते हैं। अच्छा, अब बात हो रही है, ये तो हमारी बातें होंगी, अब हमारी बात होगी आपकी हेल्थ की, जो मैंने स्टार्ट में ली थी। तो हमने हेल्थ को मेंशन, क्योंकि आज गर्मियाँ बहुत चल रही हैं, तो हमने चाहा कि गर्मी की जो है उस पर भी टॉपिक पे बात हो, और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए आपको हमें कॉल करनी पड़ेगी। तो आज हमारे दरमियान बहुत ही ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, ही इज़ अ वेरी सीनियर, ही इज़ वेरी सीनियर, क्योंकि मैं उनको बहुत पहले से, जब से मैं मतलब देख रही हूँ कि डिफरेंट चैनल्स पे भी और अवेयरनेस भी और हर जगह माशाल्लाह उनको बहुत एक्टिव। और मैंने जब पहले देखा तब भी उनकी एक्टिव, हम तो फिर जैसे पता नहीं क्या हो जाता, हम लोग ज़रा घबरा जाते हैं, लेकिन उनकी फ्रेशनेस, मैं कहूँगी मेरी स्किन इतनी अच्छी नहीं है जितनी उनकी स्किन अच्छी है, रियली। तो उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। सबसे बताऊँ कि वो उनका स्टाइल बोलने का, उनका वे ऑफ टॉक, और ये भी बड़ी इम्पेक्ट होता है। और उनका जो है हम्बल बहुत है, हार्ट बहुत अच्छा है, उनका दिल बहुत अच्छा है। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत ही सीनियर, और जी मैं नाम लूँगी प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे सलाम हैं वरहमतुल्लाह। यानी हर्बलिस्ट के साथ साथ माशाल्लाह इनका मैं कहूँगी एक्सपीरियंस 70 ईयर 70 साल, और 17 साल, सॉरी 17 ईयर इन्होंने जो अमेरिका में एजुकेशन दी है। सर ये मेरे लिए बड़ा एक वो कि बड़ी बात है, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव करके आप उस तरफ जाएं तो बड़ी बात हो जाती है। जी ये अल्लाह की रहमत है। मैं 17 साल वहाँ पे मैंने खुद एजुकेट भी किया, वहाँ से कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, पैसिफिक यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर पढ़ाता रहा हूँ 7 यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेसर ऑफ 7 यूनिवर्सिटीज़ मेरा टाइटल रहा है। और मेरे सब्जेक्ट यही हर्बल थे, हर्बल साइंसेस के हवाले से थे, नेचुरोपैथी, न्यूट्रिशन मेडिसन, हॉलिस्टिक मेडिसन, न्यूक्लियर मेडिसन। खुसूसी तौर पर मैंने कैंसर पे काफ़ी रिसर्च वर्क किया है, और कैंसर के बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, अल्लाह की रहमत है वो ठीक हो रहे हैं। शुगर है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं। आपने मेरी स्किन के हवाले से कहा, तो असल में बात यह है कि मुझे भी कुछ प्लीज इसकी कोई टिप दे दीजिए, या कुछ आपकी कुछ ऐसी प्रोडक्ट है या कुछ है। आजकल स्किन की बहुत है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाती है, डलनेस हो जाती है, एज से पहले एज फैक्टर मेंशन हो जाता है, दूसरा पर्सन समझता है पता नहीं कितनी उम्र के, ये नहीं पता कोई इंटरनल उसकी कोई प्रॉब्लम है। तो ये तो जरूर प्लीज आप हमसे शेयर कीजिए। असल में बुनियादी चीजें देखिए, एक तो रूह की ग़िज़ा होती है, एक रूह बीमार होती है, यानी हसद, बुग़्ज़, कीना, ग़ीबत, तोहमत, समझिए ना, ये ऐसे इमराज हैं जिससे आदमी के अंदर का जो मामला है वो तो ज्यादा सबसे पहले डैमेज होता है। असरात जो है वो चेहरे पे आते हैं। बिल्कुल आप टॉलरेट करना सीखें, माफ़ करना सीखें, समझिए ना, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप के अंदर हसद बुग़्ज़ ना हो। अच्छा, एक और चीज़ भी, ये बात तो बिल्कुल काउंटेबल है, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल भी कितना है, क्योंकि अब जैसे मैं रात को 2 बजे सोई हूँ, तो क्या होता है कि हम जब अपनी नींद का जो टाइम है, हम समटाइम नहीं होता, कुछ काम होता है, तो हम तो बहुत ईजी समझते हैं रात को 12 बजे के बाद सोना, और हमें इसे मतलब हमने इसको अपनी रूटीन के मुताबिक बना लिया। अल्लाह कानून फितरत है, अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए तो बनाई है, और रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बॉडी एंजाइम जो हैं वो पैदा बनना शुरू होते हैं, बॉडी की मेंटेनेंस शुरू होती है। और अगर पूरा प्रॉपर तरीके से 12 से सुबह 4 बजे तक आप प्रॉपर नींद ले लें, तो आप ये समझिए कि आपने ज़िंदगी की बेहतरीन चीज़ जो है वो आपकी बॉडी में सर्वाइव कर गई।
बिल्कुल सही। आपके एंटीऑक्सीडेंट जो है वो चैनल्स काम करेंगे, एनर्जी चैनल्स काम करेंगे, आपकी बॉडी बूस्ट करेगी, आप एनर्जेटिक होंगे हर मामले में। और पानी इंटेक जो है वो वाटर पानी इंटेक जो है इंटेक, बहुत मुझे ज़रूरी है। प्यास लग रही है, प्लीज मुझे शहरोज है या दैन है इस वक्त, प्लीज मुझे पानी फौरन दे दो, मुझे शदीद प्यास लग रही है। हाँ। तो मुझे होता है। और जैसे आपने कहा कि आपने खुद काफ़ी हेल्थ के हवाले से इस मौसम के हवाले से जिक्र किया, तो इस मौसम में पानी जो है बहुत ज़रूरी है। ऐसी गर्मी मैंने बॉडी में वाटर लेवल, पाकिस्तान में इतनी गर्मी मैंने नहीं देखी और जितनी हिद्दत से अब जो कंटिन्यू, अच्छा बगैर मौसम की अजीब सी गर्मी महसूस हो रही है। कभी बिला उसके बारिश हो गई थी बीच में से, मतलब मौसम हमें यकीन नहीं था कि ऐसे बीच में हो जाएगा। और अभी ऐसे है कि अभी जैसे जुलाई के बाद अगस्त आते ना, जून जुलाई, तो थोड़ा मौसम जरा चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा ग्लोबल चेंजिंग आ रही है। अब फिर कराची का मौसम पे एतबार नहीं, कराची हमारी तरह ही है ना, कोई एतबार नहीं कहते हैं ना। मैं जब सरहद की साइड या फ्रंटियर साइड जाती हूँ तो कहते हैं कराची में जाके आप हमें भूल जाएंगे। कहते हैं वहाँ का पानी ऐसा ना जैसे कराची वाले हैं वैसे वहाँ का मौसम है, पता ही नहीं चलता किस वक्त क्या हो जाए। असल में यहाँ की बड़ी मसरूफ लाइफ है, बहुत ज़्यादा। लोग जो हैं वो समझते हैं कि हम भूल गए हैं, लेकिन भूलने वाले में ऐसे नहीं है। बिल्कुल ये ज़रूर है कि ज़िंदगी के मराहिल हैं जहाँ पर इतने आदमी मसरूफ़ हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हमें आज मौसम के लिहाज से जो चीज़ें मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये मौसमी तगय्युरात, तब्दीली, बहुत धूप की तमाजुत, इससे बचने के लिए हमें एक तो पानी का मिकदार लेवल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा लीमू की पानी की शिकंजवी नमकीन हो तो बहुत अच्छा है, इसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल। इमली आलू बुखारे का शरबत बनाएं। इमली आलू बुखारे का शरबत कैसे बना सकते हैं? वो अच्छा आम सा तरीका है कि थोड़ी सी इमली लें, तकरीबन 10 ग्राम इमली ले लें, 10 से 20 ग्राम इमली लें, 3-4 आलू बुखारे लें, रात को भिगो दें। एक आदमी के लिए बता रहा हूँ मैं। और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के रात को भिगो दें पानी में, सुबह मल छान कर उसमें मजीद पानी ठंडा डालें और सुबह निहार पिएं। अच्छा जी हाँ, जबरदस्त। अच्छा, इससे जो है वो आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो भी हल होते हैं। और ये कि जो जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी, मसाने की गर्मी वो ख़त्म होती है अगर आपके। अच्छा, एक और चीज़ भी है ना, तुखमलंगा और तुखमलंगा, गोंद कतीरा। अच्छा, गोंद कतीरा का भी मुझे बताएं। कहते हैं कुछ वो दिन मैं देख रही थी क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारे लोग चीज़ें डालते हैं, तो गोंद कतीरा के बारे में कहते हैं बहुत अच्छे हैं, आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इनका ज़्यादती से इस्तेमाल करना नुकसानदेह, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, ऐसा तो नहीं? वो असल में उम्र का भी तकाजा होता है, बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों को कम इस्तेमाल करना चाहिए। मिक़दार इस मौसम में तो है, बच्चों को ज़रूर करवाएं। अच्छा जी, गोंद कतीरा। तो और कैसे उसका ये आपका कैमरा बताए ना, गोंद कतीरा को कैसे? ऐसा है कि गोंद कतीरा जो है वो 1 चम्मच जो गोंद कतीरा भिगो दे और 1 चम्मच तुखमलंगा, तुख्म बालांगू कहते हैं, यहाँ पे हम तुखमलंगा ही कहते हैं। नहीं, असल में तुख्म बालांगू है उसे। वो 1 चम्मच पानी में भिगो दे और वो फूल जाएगा तो वो देखिएगा 1 चम्मच जो है वो तकरीबन आधे से पौन गिलास जो है वो भर जाएगा। उसमें पानी से फूलता है, उसमें से फिर एक एक चम्मच निकाले और उसमें शरबत बजूरी में हल करके या दूसरे दूध में मिला के आप पिएँ और सुबह निहार पिएँ। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को दें, क्योंकि आजकल अंडा, मछली, चावल, गोभी, बैंगन, गोश्त का इस्तेमाल, तेज़ मिर्च मसाले, इनसे परहेज़ करें क्योंकि ये गर्मी में आपके अंदर प्रॉब्लम पैदा करेंगी, निज़ाम हज़म भी डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, जो चीज़ें आपने कही है ना कि ये खाएं, इससे तेज़ाबियत भी कम होती है? जी हाँ, तेज़ाबियत कम होती है और मैदे की गर्मी कम होती है और जलन वगैरह जो होती है, एसिडिटी, उससे कंट्रोल। पहले ये होता था कि बहुत जैसे लोग ट्रैवल, अब तो हम लोग हर गाड़ी में और ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, पहले लोग ट्रैवल करते थे, चलते ज़्यादा थे, तो उनको डिजीज़ भी कम थी। और उस दिन मेरी सिस्टर बात कह रही थी कि यार पहले सुनते थे बहुत किसी हज़ारों में किसी एक को कैंसर हो जाए, एक मतलब ये एक खौफनाक बीमारी कहते थे कि किसी को हो गया, अल्लाह उसको कैंसर हो गया। ये बहुत अब क्या होता है कि अब तो हर तीसरे बंदे को शुगर है, इस कदर बीमारियां ऐसे बढ़ रही हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर तो मैं कहता हूँ कि इस कदर बढ़ रहा है। उसकी वजूहात जो हैं वो हमारी ग़िज़ाई बेइतदालियाँ हैं, केमिकल दूध आ रहा है, जो मिलावटी चीज़ें हैं और ख़ास तौर पर जो ब्रायलर मुर्गी हैं समझिए ना, उसमें जो ग़िज़ा उसको डाली जाती है, देखिए जो नेचुरल चीज़ होती है, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं,
उसको इस्तेमाल करें। देसी मुर्गी जो है बहुत अच्छा है, उसका बॉडी के लिए बनाया गया है। ठीक है। अब ये चीज़ें जो उनको फीड दी जाती हैं, मुर्गी को जो इंजेक्शन लगते हैं या गाय भैंसों को जो इंजेक्शन लगते तो फिर हम हैं, तो उससे जो बच्चे दूध पीते हैं वो बॉडी के लिए वो कैंसर डेवलप हो रहा है। शुगर जो है वो भी, आज रात हम एक शादी में थे, एक खाना जो है वो तकरीबन हम खाते खाते 1 बज गया। ओहो, 12 बजे खाना खुला, 12 साढ़े 12 बजे। तो वो अब तो जब लोग वहाँ से घर आएंगे तो क्या हजम करेंगे या उसी तरह सोएंगे? तो उससे जो है जिस्म में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो पैदा होती हैं। याद रखिएगा कि मगरिब के बाद जो है वो खाना खाएं, और उसके बाद जो है वो हमारा सिस्टम ऐसा डिस्टर्ब है, कराची का ख़ास तौर पर, दीगर शहरों का भी यही है कि हम रात को 12 बजे करीब 1 बजे खाना खाते हैं बिल्कुल सही और वो कह रहे खाना हैं। सीने में रखा हुआ होता है। उससे क्या होता है? उससे जनाब आपका निज़ाम हज़म डिस्टर्ब हो जाता है, और निज़ाम हज़म अगर ख़राब हो गया तो आदमी का सारा सिस्टम ख़राब हो गया। ये बात ये आपने बहुत पहले भी कही थी, जिसका मैदा अच्छा नहीं जी। कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो डाइजेस्ट करता है ना, तो अब वो ही नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा तो बिल्कुल, हमारे वो बिल्कुल। आगे आगे ब्लड को बिल्कुल। कहते हैं हार्ट को खून कैसे पहुंचेगा, ये तमाम चीजें फिर उसने आगे और ट्रांसफर यकीन माने ऐसे ऐसे जगहों पे कैंसर हो रहा है कि अब मैं हैरान होता हूँ कि जो मैदे का कैंसर, जिगर का ये कैंसर, है, सही। समझिए, और फेफड़े का कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन्स का भी है। जी, बोन्स का। तो ये, और अल्लाह की रहमत है, मेरे पास कैंसर के तकरीबन 80% केस जो हैं एक वो आपके कॉलर कवर हो है, रहे बात हैं। कर लेंगे। हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, जी, आपके एक्चुअली मैं आपसे पूछ रहा था, मुझे मेरे मैदे में तजाबियत है और ये तो मौसम गर्म चल रहा है, तो मैं क्या करूँ? इतनी हीट स्ट्रोक चीज कर लिया, मेरा मैदे में तजाबियत रहती है, इसके हमारे में कुछ बताया मुझे तो कुछ ऐसा कि मैं किसी कहीं बात जाऊँ ना, मैं कहीं बंसारी के पास जाऊँ, वो चीजें इस्तेमाल करूँ तो मेरा मसला हल हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, अभी हम जी। इसी पे जिक्र कर बताएं रहे थे। इनको कि क्या कह रहा हूँ। हैदराबाद से जी। हम ये अभी इसी मामले में जिक्र कर रहे थे आपसे। आप जो है ग़िज़ाई बेतदालियाँ जो है, मिर्च, मसाले, अचार, चटनी और गोश्त का इस्तेमाल जो है वो कम करें। खाने में दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ओके, दही का रायता बनाएं, उसमें पुदीना, ज़ीरा, अदरक का और डाल के रायता बनाएं, ताकि इस मौसम में आपका निज़ाम हज़म बेहतर हो। फिर यह कि सौंफ, पुदीना और इलायची, सौंफ 1 चम्मच, पुदीना तकरीबन 20-25 पत्तियाँ पुदीने की, और 2-3 इलायचियाँ लें, उसमें 4-5 कप पानी डालें, बॉईल करें, और जब उसको सुबह, दोपहर, शाम तीनों वक्त खाना खाने के बाद 1/4 चम्मच सोडा बाइकार्ब यानी मीठा सोडा उसमें मिलाएं और उसमें खाने के बाद पिएं। इंशाल्लाह ये आपकी एसिडिटी जो है ख़त्म हो जाएगी। और फल, फ्रूट, सब्जियां, घिया, तोरी, शलजम, टीडे, कद्दू, लौकी वगैरह का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, और पानी का इस्तेमाल रखें। आप इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। मेरे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। अगर कोई और मसला हो तो नाज़रीन अपना मसले जो है बाद में भी डिस्कस कीजिएगा। हाँ, समटाइम ये होता है कि हम पता नहीं उसका पर्सन का इंटरनल क्या हो, तो वो बंदा जब पूरे डॉक्टर के सामने या आप अपने कंसल्टेंट के सामने ब्रीफ करते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा मजीद सजेस्ट कर सकता है। क्योंकि समटाइम बहुत ज़्यादा किसी की लॉन्ग प्रॉब्लम है, 2 साल से अगर वो कोशिश कर रहा है, वो नहीं ठीक हो पा रहा, तो वो छोटी मोटी हर्बल टिप्स से तो नहीं ठीक होगा। और फिर ये भी है कि मेरे कुछ टूर्स होते हैं, मैं हमारे इधर में एक और कॉलर है, अब आपके हाँ। लिए कॉलर्स आ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वालेकुम। कौन और कहाँ से? मैं खालिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, तारिक साहब क्या पूछना है आपने? हकीम साहब से मुझे एक प्रॉब्लम डिस्कस करना है, वो ये कि मुझे जेनेटिकली जो है वो इरिटेबल बोल सिंड्रोम है, ठीक है, IBS जी। जिसे कहते हैं। जी, ओके, हकीम साहब शायद समझते होंगे मेरी बात ना। और सेकंड ये कि इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए क्या सॉल्यूशन है ओके, जो कैंसर का बाइस बनती है? जी, जरा काइंडली मुझे जरा गाइड कर दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। हाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो ये कि ये अपनी रिपोर्ट जो है मुझे अपनी सेंड करें, बिल्कुल ठीक है। जो ताकि मैं रिपोर्ट्स देखूं और उस सिलसिले में मैं आपको मुनासिब मशवरा दे सकूं। दूसरा सही। ये है कि कैंसर से बचने के लिए आपको एक तो अपने नॉर्मल लाइफ को में आना है, 5 वक्त नमाज लाजमी पढ़ें। बेशक, और बेशक। जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हसद, बुग़्ज़, कीना, गीबत, तोहमत वगैरह, जलन, इट्स ये मीन कि तमाम टेंशन चीज़ें में ना जो- रहे, यूं कह टेंशन सकते जो हो, है, टेंशन से रिलीज है। बिल्कुल, कुछ चीज़ें जो अल्लाह ने मामलात दी है जो उस पर शुक्र करिए, जो आपके नहीं है तो कंट्रोल इट्स में ओके। ना हो, बिल्कुल ठीक। वो अल्लाह पे छोड़ दे। बिल्कुल सही, बिल्कुल समझे ना। और फिर यह दूसरी चीज़ है कि ग़िज़ा में जो है ना, वो आप
कोशिश करें कि आप फल फ्रूट सब्जियां को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों पर आएँ। और ये है कि इसमें बचने के लिए दो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ कि आप अपना जो है दूध, दलिया, जौ का दलिया का इस्तेमाल भी जौ रखें। का दलिया तो बहुत फायदेमंद समझे ना, गाजर का जूस ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर ऐसा जिन लोगों को हो गया है कि जिनको कैंसर है, ख़ास तौर पे उन्हें मैं बताता हूँ शीशम के पत्तों का पानी। शीशम के पत्ते, ये शीशम के पत्ते कहाँ से मिलेंगे सर जी? ये मिल जाते हैं और कराची में अच्छा? नहीं है, कराची में कुछ इलाकों में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में शीशम की लकड़ी से पहली बार मैंने शीशम फर्नीचर का, भी। वैसे सिर्फ शीशम की लकड़ी का फर्नीचर ही सुना है। ये हाँ। मैं बड़ी हैरान हूँ कि शीशम के जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उसके साथ हम इजीएस्ट मिल जाएंगे। जी जी Good. शीशम के पत्तों के साथ एक दवा भी हम देते हैं कि उनके पत्तों के पानी के साथ वो दवा इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला उससे बहुत रैपिडली रिजल्ट आते हैं कि ऑल काइंड जितने भी किस्म के कैंसर हैं उसमें हम शीशम के पत्ते, धमासा बूटी का पानी, उसके साथ मजीद दवा अद्वियात दे दी जाती हैं जो पूरी बॉडी से क्लिनजिंग कर देती है बॉडी की। और ये है कि जितना आप कोशिश करें, देखिए एलोपैथिक मैंने एमडी किया हुआ है, क्वालिफाई किया हुआ है माशाल्लाह, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से। इसी तरीके से एमडीएच यानी एमडी इन हर्बालॉजी, हर्बल साइंसेज में किया है। तो मैं होम्योपैथिक भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो मुझे ये पता है कि एलोपैथिक क्या कर रही है, ट्रीटमेंट कैसे क्या हो रहा है, और होम्योपैथिक और हर्बल। तो मैं इसलिए तमाम चीज़ों को देखकर मैंने नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो हिकमत का किया। मेरा फोर फादर्स का ताल्लुक हिकमत से ही रहा है। एक हमारे दरमियान कॉलर भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपने अपने टीवी का आवाज़ तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। हेलो, अच्छा जी, आपने देखा ना टीवी की आवाज़ खोला ना तो वो ड्रॉप हो गई। अच्छा, अब बात करेंगे, उन्होंने एक और भी क्वेश्चन किया था कि इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़त। आपने देखा होगा कुछ लोगों की बहुत ज़रा सा कुछ होता है तो वो उनका बॉडी उनका साथ नहीं देता और वो जल्दी थक जाते हैं या कुछ इस तरह। तो ये क्या है, कुव्वत मुदाफ़त के लिए क्या होम रेमेडी हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए इम्यून बात ये सिस्टम है बढ़ाने के लिए। कि मुदाफ़ियाती निज़ाम, रेजिस्टेंस पावर, समझे ना, इम्यून सिस्टम, बिल्कुल इम्यून सिस्टम। तो इसको आप बढ़ाने के लिए एक तो आदमी का, एक तो बहुत ज़्यादा सोने वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। जिस तरह खड़ी गाड़ी है, गाड़ी को 4-5 दिन आप खड़ा रखेंगे उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। इसी तरीके से और जितना चलेगी गाड़ी उसकी बैटरी चार्ज रनिंग में रहेगी, वो आपकी रनिंग रहेगी, बॉडी की रनिंग रहेगी। आप एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, आप कंज्यूम करेंगे, आपका निज़ाम हज़म बेहतरीन रहेगा। तो यकीन माने कि आपकी जो है आपको किसी किस्म के इम्यून सिस्टम की के लिए कोई मेडिसिन, किसी होम रेमेडी की ज़रूरत या नहीं, किसी विटामिन वगैरह की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी उम्र के लिहाज से कुछ बच्चे और बूढ़ों को लिए ये ज़रूरी होता है कि उनका इम्यूनिटी जो है वो सिस्टम बहाल किया जाए। अब उसके लिए फल, ताज़ा फल, उनके जूसेस हैं और इसी तरीके से सब्जियां हैं और खजूर, अंजीर, खजूर आपने मुझे ज़रूर बतानी। आपके इधर हमारे पास एक कॉलर आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं कराची से सादिया बात कर रही हूँ। मेरी मदर को कैंसर है, तो अभी मैं ये टीवी पे देख रही थी, मुझे ये शीशम की लकड़ी का या हम इनसे किस तरीके से लिंक का, तो कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं आ रहा। कांटेक्ट नंबर नहीं चल रहा इनका? हकीम साहब का तो कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं। आप अच्छी तरह देखिए, नंबर चल रहा है। मैंने भी मुझे पता है नाम के साथ नंबर चल रहा है। नहीं आ रही। अच्छा जी, आपको मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही, आप गौर से देखिए, उनका नाम और नंबर चल रहा है। कोई बात नहीं, दोबारा आप देख लीजिएगा। हाँ, ये बार-बार आ रहा है शायद वो, हाँ, वो नहीं, वो मुझे पता चल गया। शायद उन्होंने शायद जब कॉल की होगी तो उन्होंने ये नहीं बताया इन्होंने ये कहाँ से बोल रही हैं। तो चले ये जब नंबर दोबारा देखेंगे। शीशम की लकड़ी को टाली भी कहते हैं। अच्छा जी हाँ, और ये बहुत मिलती है लकड़ी, यानी अगर जहाँ पर पत्ते नहीं हैं तो वहाँ लकड़ी का बुरा दादा जो है, बुरा, वो भी बॉयल करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह अकबर, देखो यहाँ क्या अल्लाह पाक की नेमत की शीशम की लकड़ी का बुराद है को बॉयल कर। जी हाँ, देखो ये तो कुदरत का एक कानून है कि उसने बीमारियों से पहले उसका इलाज भेजा हुआ है और हम अगर उसको पूरे यकीन और ईमान के साथ जो है इन दवाओं का इस्तेमाल करें, उसी शीशम की लकड़ी के पानी के साथ हम मैंने दवा बनाई है। अच्छा। और हम कहते हैं उस पानी के साथ वो दवा इस्तेमाल करें। जो लोग हैं कैंसर के मरीज़ वो इंशाल्लाह वो राब्ता मुझे करें। अपना इतना दुख हो रहा है कि ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2-3 मेरे मतलब जानने वाले पड़ोसी में उनकी डेथ हुई, तो मैं कह रही हूँ हकीम साहब मुझे क्या पता था कि मैं आपकी तरफ रिकमेंड कर रही थी। हमारी इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? अरशद बात कर रहा हूँ, रफीक साहब से बात करनी थी। जी जी फरमाएं। अच्छा साहब आप बिल्कुल बात कीजिए। साहब मुबारक हो, आप मेट्रो टीवी से लाइव आ रहे हैं। मेरा जी। कहने का मकसद सिर्फ ये था कि आज इस जगह से आप कम से कम ये बतलाएं लोगों को जो या दीगर जो दूसरी मर्ज जो आम हो रहे हैं, जी जी इनका जी। सद्देबाब क्या है और इनको कैसे रोका जा सकता है, खास करके जो ये दूध गोश्त वगैरह और जी। जो के मिलावट से भरे हुए चीजें जो मिल रही हैं, जिसमें दूध में इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं खतरनाक किस्म के। बिल्कुल, तो ये फूड जो हमारी फूड अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, गोश्त में ये पानी के प्रेशर मार मार के जो बिल्कुल। गोश्तों को खराब गंदा पानी उसमें शामिल करते हैं, इसका सद्देबाब क्या है, इसके ऊपर जरा प्लीज रोशनी डालिएगा, मेहरबानी। अच्छा, इसमें जो है ना बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। हमारा जो है महकमा सेहत है, इस तरह फूड कंट्रोल अथॉरिटी बहुत है, अच्छी बात कही। इनको बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक लाना बहुत ज़रूरी है। हमारा निज़ाम सिस्टम में बहुत जो है अभी चेंजिंग आनी चाहिए। और इस वक्त जो कुछ वाकई ये कि ये गोश्त, दूध, दही, हर चीज़ तकरीबन उसमें मिलावट वाली हो इतनी मिलावट आ गई है, इस कि कदर पता नहीं, आप लोग जो हैं जज नहीं कर पाएंगे बेईमानी कि पे कौन सी उतर आए सही है। हैं हाँ, कि बिल्कुल। उन्हें अपनी नस्ल का नहीं पता कि ये आखिर ये दूध, ये गोश्त उनके अपने बच्चे भी खाते अपने हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, सही कहा। समझे ना। और सबसे ज्यादा वो उनके अपने जो हैं जो मिलावट करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा अजाब में मुब्तला दुनिया में भी और आखिरत में हाँ भी। हाँ क्या बात अब है, इससे सही बचने कहा। के लिए तो यही है कि जी आप अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें, नेचुरल उसमें आए। बहुत ज़्यादा मुर्गी का जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुर्गियाँ हैं इसको आप कम अज़ कम इसको वो इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दूध, दही, फल और सब्जियाँ, चीनी, ये दालें वगैरह जो हैं अच्छा, इसका चीनी से इस्तेमाल। आपने जब कहा ना कि रात को इमली और आलू बुखारा, तो जी। आपने जब चीनी का, मैंने इंटरप्शन नहीं किया, जो अगर उसकी जगह ना हम ब्राउन शुगर या गुड़ Exactly. इस्तेमाल कर लेना, बिल्कुल। वो आपके लिए बहुत फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। ब्राउन शुगर जिसे आप नज़रअंदाज किए हुए हैं, पहले ज़माने में ब्राउन शुगर ही इस्तेमाल होती थी कि लोग शुगर से और ये हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह से और नमक भी वो पहले हमारी बचते थे। वालदा ने लाहौरी नमक कहते थे, लाहौरी नमक और कहते वो थे। ज्यादा बेहतरीन अब है। केमिकल नमक अब आ वो गया। केमिकल आ गया। सिर्फ नमक बेचने के लिए वो समझे ना, उनको थैलियों में बंद किया और जनाब उनके लिए जो है ना तही Easiest तशहीर कर हो रही दिया। है। हाँ, easiest कर आपका ये केमिकल नमक जो है ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। हमारे इधर इसी मैंने तरीके कॉलर से में बात करेंगे नेचुरल मसाले हैं वो इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात मैं ये देखता हूँ कि पैकिंग वगैरह बड़ी खूबसूरत होती है और हम उस पैकिंग के पीछे भागते हैं। आपके घर में जो कोरमा बनता था, दीगर मसाले होते थे, पहले घर के होते थे, घर के अब होते तो थे। हम लोग जाके ब्रांडेड ले आते हैं, इजीएस्ट हो गया ना। हमारे इधर मैंने एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, आज बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी आवाज शायद सही तरह पहुंच नहीं पा रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ मेरे ख्याल है वो ओके disturbance ओके, चलिए है। चलिए, लाइन ड्रॉप हो गई है। वो एक तो जो हमारे कॉलर्स हैं कभी कभी टीवी ऑन करके बात करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ईजीएस्ट हो गए हम लोगों ने। हाँ। पहले हमारे जो वालदैन थी, हमारी वालदा थी, जो खाना बनाती थी तो हर चीज़ घर के मसाले इस्तेमाल करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो है और वो बड़े हेल्दी फूड्स होते थे। अच्छा, वो इससे पहले जो एक कॉलर थे उन्होंने कहा था कि हमारे जो है हम लोग ऐसा, जो आपने भी स्टार्ट में कहा कि हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही नेचुरली, क्योंकि जो है जानवरों को वो गोश्त में इंजेक्शन लगा देते जी हाँ, हैं जी हाँ, और स्टेराइज इंजेक्शन स्टेराइज होते कर हैं देते हैं और वो बहुत सारी स्टेराइज जो है हमारे बॉडी में तो वो जाते हैं। हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब मैं तो ये चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना इन इदारों पे ख़ास जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट जो खाने पीने के, इन बिल्कुल, तमाम बिल्कुल, इदारों इसके के लिए लोगों को बढ़ाएं, बड़ा सख्ती से इस पे अमल दरामद सख्ती से होना अमल चाहिए और ईमानदारी के साथ चले, ताकि और इसके अंदर एक और चीज़, जिस अगर फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है ये बंदा ये गलत काम कर रहा है, तो फौरन उस नंबर पे कॉल करें। जैसे एम्बुलेंस को कॉल की जाती है ना, उनको कॉल करें कि ये इस जगह पे ये काम हो रहा है, ये बिल्कुल, बच्चों की बिल्कुल। टॉफियां अब बनी मैं है, ये गलत देखता है। हूँ कुछ चैनल जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं, हाँ, उनको जबरदस्त। पकड़ते हैं और उसमें फूड कंट्रोल अथॉरिटी के भी मौजूद हैं साथ में। ये अमल जो है ये चैनल जो कर रहे हैं, मैं ख़ास तौर पर वो उनको वो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो जो कर रहे हैं। लेकिन ये हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो, और फिर ऐसे वाकई ऐसे होने चाहिए जहाँ पर आप फ़ोन करें कि ये जो शिकायत है, जो मिलावटी अशिया हैं, ज़रूर महंगाई है। और मैं बैनुक़वामी तौर पर मैं देखता हूँ, बाहर रहा हूँ,
तो बाहर जो है बाकायदा उनके लिए अपनी कौम से लोग मोहब्बत करते हैं। अपने जो जिनके अंदर पर्सनल कैरेक्टर और नेशनल कैरेक्टर होता है वो कौमें बहुत अरूज पे जाती हैं। सही। यहाँ पर हमारे लोग वक्ती तौर पर लालच, हिर्स और तमा के लिए पूरी कौम को उन्होंने सही बात, जो है दाव हमारे- पे लगा दिया, अपनी नस्लों को दाव पे लगा दिया है। बिल्कुल तो सही ये कह नहीं रहे होना हैं, बिल्कुल चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा निज़ाम सेहत जो है वो दुरुस्त होना चाहिए और हम डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथ, एलोपैथ, आकोपंचर, साइंटिस्ट एक प्लेटफॉर्म पर नस्ल सेहत, इंसानी की सेहत खड़े हो और जाए। बका के लिए काम कर रहे हैं। बेशक। हमें एक दूसरे की टांगे नहीं खींचनी, एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहना, बल्कि इकट्ठे बैठकर सेहत के मामले में एक मामला तय करें। बेशक, दुनिया भर बेशक। में जितने भी एलोपैथिक, होम्योपैथिक या जितना तरीका है इलाज के मौलिजीन हैं, वो इकट्ठे बैठकर जो है वो तरक्की और तरवीज की बातें कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, नहीं नहीं, जो ये कि बहुत बहुत अच्छी, गलत यानी कि है। हर फील्ड अगर तरीके से की जाए तो सब अच्छी है। हमारे दरमियान एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी मैं मुझसे ताहिर बात कर रहा हूँ, अरब से वकील साहब की बात कर रही हूँ। जी 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 बात सुन रहे फरमाएं। हैं हकीम साहब। जी वकील साहब, मैं लीवर का पेशेंट है, मैं मेरी 51 साल हो गई है। जी जरा समझ नहीं आ रहा, जरा समझ में नहीं आ रही आप हेलो, आपकी आवाज़ जो है ना मतलब क्लियर नहीं आ रही है। हाँ। या तो आप बिल्कुल स्पीकर से बहुत क्लोज होके बात कर रही हैं, बहुत। हाँ जरा रुक रुक के आराम से बात कीजिए बेटा। जी हाँ हाँ, किसका प्रॉब्लम है जरा प्लीज बताइएगा। इसका कैंसर हो गया है अच्छा, किडनी का प्रॉब्लम है। और ओके, पेट में है जी। एक कंसल्टेंसी थोड़ी जिगर में है और लंग में 2 सेंटीमीटर बन गई है। आपको समझ आ रहा है? समझ, बस किडनी का लाइन इनका आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रही है, समझ। हाँ, आवाज में अच्छा, आपकी लेकिन मुझे प्रॉब्लम पता है, बता आपको दिए कि कुछ इनको समझ- किडनी का प्रॉब्लम है। किडनी का है। अच्छा, ये भी बताइएगा, और आपने देखोगा हमने इस बीमारी को भी डिस्कस करना था, लेकिन इंशाल्लाह उसके लिए तो सेशन होगा। डायलिसिस बहुत तकलीफ दे मराइल है। Exactly, बिल्कुल। जब मैंने अपनी आंखों से जब देखा तो रियली ना मैं काफ़ी देर तक मेरे अपनी तबीयत खराब रही। देखो बात यह है कि इतनी किडनी तकलीफ हमें जो दे पानी मिल रहा है, हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं पीने का, जी जी, वो चाहे बहुत सारे ऐसी मिनरल वाटर कंपनियां भी हैं जो जाली हैं, ओह समझिए ना, इस पे बाकायदा सख्ती से इनका तो बात होना वही आ गई ना, चाहिए। कंज्यूमर प्रोडक्ट जी। पे तो बहुत ज्यादा लोगों को फिर वो हम खुद करना भी चाहिए। पानी पीने के मामले में हमें मोहतात होना चाहिए। ओके। इसमें पानी को वाटर ओजोन भी करें ताकि हमें पता लगे कि बहुत सारी चीज़ें हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है लोगों को। अच्छा, बार किडनी के मामले में यह है कि किडनी का प्रॉब्लम जो है वो भी उसके लिए मैं आपको एक दवा बताता हूँ और वो इस्तेमाल कीजिए। फिर आप अगर इलाज करवाना चाहेंगे तो मेरे पास जो आपके ये नंबर चल रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, आप इस पर मुझसे रब्ता कीजिएगा, अपनी रिपोर्ट या एक्सरे या अल्ट्रासाउंड जो है वो मुझे भेजिएंगे तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए डिटेल से आप बता बेहतरीन सकें। हमारे आपको दरमियान अनवर डिटेल अली दूंगा। जो है आपके एक और कॉलर हैं, अनवर अली। हाँ। आपका वेट करें काफी देर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। थैंक यू। शुक्रिया। हकीम साहब से जरा माइग्रेन के बारे में पूछना था। बहुत शदीद तकलीफ है, कई सालों से है, कोई हल नहीं हो पा रहा। मेडिकल भी सारा देख लिया और रूहानी भी देख लिया, लेकिन कुछ हल नहीं निकला है इसका। आप कहाँ रहाइश आपकी? हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? आप कौन सी जगह से बात करें? कराची से बात करें, कहाँ से? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप बेटा कहाँ से बोल रहे हैं, क्या उम्र है आपकी? हकीम साहब की बात समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा चले, अभी हम ना अब क्या मुझे समझ में, इनसे जरा पूछ के बताइएगा ये कहाँ से बात कर रहे हैं, जरा मुझे इनकी पूछ के बताएं इनके। अच्छा, ये इनको उन्होंने माइग्रेन, मिग्रेन का कहा गर्मी तो है। वैसे इतनी है, लेकिन वो कह रहे मुझे काफी टाइम काफ़ी से अरसे लगा से हुआ। मिग्रेन असल में ब्लॉकेज, ब्रेन ब्लॉकेज होती है जिसकी वजह से मिग्रेन होता है। और इसमें जो है मैं इनको एक बड़ा नुस्खा बता देता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे से दवा भी ये मंगवा लें। अच्छा, तो दवा से पहले मैं नाज़रीन से कहूँगी और प्लीज़ एमसीआर से कहूँगी कि इनका नाम और इनकी जगह ज़रूर पूछें, क्योंकि समटाइम हमें क्लियर नहीं होता, तो ये ज़रा सा ज़रूरी होता है। ठीक क्यों है, आवाज़ क्यों नहीं जा रही, क्या आज पता नहीं कोई प्रॉब्लम है, वरना आ जाती है, वरना आ जाती। तो ये है कि अच्छा जी, अनवर अली नाज़माबाद से थे, उन्होंने पूछ लिया। अच्छा अनवर अली नाज़माबाद से हैं। तो मेरे आजकल मैं कराची में हूँ, तो कराची में मेरा जो है ये फ़ोन नंबर है। मैं आप अच्छा, आपने माइग्रेन के बारे में बताना है, लेकिन इस वक्त छोटी सी ब्रेक है, इजाज़त? जी हाँ जी। जी नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह के साथ।
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? अगेन मैं पूछ रही हूँ आपको, क्योंकि इस वक्त हम जो बहुत ही प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं और वो आपकी हेल्थ की, और जब हेल्थ की बात होती है साथ साथ ब्यूटी की भी बात होनी चाहिए। और हमारे दरमियान एक ब्यूटिशियन है मौजूद, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। इस वक्त हमारे दरमियान जो आएंगी वो हैं हुमा। जी हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं उनको बुलवाऊंगी। उनका दरअसल ब्राइडल का लिपस्टिक लगा रही हैं और मैंने कहा इनको पूरी प्रॉपर तैयार कर, क्योंकि बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा डेमोन्स्ट्रेशन नेक्स्ट टाइम आपने करके दिखाना है। इस दफ़ा वो एक मतलब प्रिपेयर करके ब्राइड लेकर आएंगे। और हम अब चलते हैं दोबारा हकीम साहब की जानिब। हकीम अस्करी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। ठीक है ना, हमेशा रहमतें देते रहना चाहिए ना एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट। आप भी कहें वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी रहमत हो। चाय आपको हमने दे दी है ना, अब आप चाय पिएगा, ये ना ये ठंडी हो जाए। चाय बहुत ये थोड़ा सा एक फीलिंग होती है, हम लोग जब चाय पीते हैं थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। चाय का बहुत गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी नुकसानदेह है। ये दिन में 2 मरतबा तो बहुत ज़्यादा पिया जाए तो चाय जो है, वरना ये जो लोग बहुत ज़्यादा चाय हर 10 मिनट के बाद चाय और पीते हैं वो ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाए। ये इसीलिए हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नाज़रीन नुकसानदेह होती है। आप चीज़ों को इत्तदाल में इस्तेमाल करें और चीज़ों को जो नेमतें अल्लाह ताला की उनसे फ़ायदा उठाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आप इमराज से भी बचेंगे और प्रॉब्लम से भी बचेंगे। हमारे आधे से ज़्यादा जो है तनख्वाहें मुलाजमीन की और हमारी आमदनी की आधे से ज़्यादा जो है हमारे खर्च हो जाती हैं अस्पतालों और डॉक्टरों की नज़र हो जाती है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि एक तो आप सेहत के हवाले से एक्सरसाइज करें, वॉक करें, 5 वक्त नमाज पढ़ें और साफ़ सुथरे रहें, दिल और दिमाग को साफ़ रखें। और जिस माशरे का एक बेहतरीन रुकन बनने के लिए आपको अपने अंदर सलाहियतें और तालीम के मामले में कुरान का इल्म हासिल करें। साफ बात है, मैं बहुत अच्छी बात ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे बात जो है, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे मज़हब की बात है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात कही। और कायनात फितर ने इंसान को खास मकसद के लिए दुनिया में भेजा है, सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए आपके जो मामलात हैं वो जब आप स्टडी करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। जो कुरान की हम जब उसका तर्जुमा जब पढ़ते हैं तो वो बातें जो हम अब देख रहे हैं वो कई दहाइयों से पहले यहाँ पर मतलब इसमें लिखी जा चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे समंदर, 2 समंदर हैं, हमने कहा दो रंग के का एक तो नीला, तो कितना अल्लाह पाक ने हर चीज़ पहले से ही हमारे लिए जो बातें अब हमें नज़र आती हैं, ये ऐसा होगा ऐसा, वो उसमें ऑलरेडी मौजूद है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैंने PhD किया है हर्बोलॉजी में और इसी तरह रिलीजियस साइंसेस में, मज़ाहिब में ना, उसमें जितने भी मज़ाहिब आलम हैं उस पर भी वर्क किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में जो है वो ख़ास तौर पर ये जो चीज़ें हैं कि झूठ मत बोलो और कत्ल मत करो, इंसानी खिदमत करो, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हमारे इस्लाम में जो है वो उसमें साइंस पे जितना काम हुआ है, इंसानी अमूर पे जितना वर्क हुआ है। मैं आपसे एक और बात भी कहना, जैसे हम वो काबिल जिक्र हैं। आपकी इसी बात को मैं चाहूँगी, और मुझे इस बड़ा फील होता है कि अल्लाह पाक ने हमें आसमान से ज़मीन पे जब आदम अलैहिस्सलाम को उतारा तो उन्होंने एक दूसरे को कहा कि, और ये भी कहा कि मैं उससे खुश हूँ जो मेरे बंदों जो खुश रखता है। ठीक है, तो हमें तो एक दूसरे के लिए सहूलत के लिए पैदा, अल्लाह तो हर चीज़ खुद ही देते हैं जैसे, लेकिन वो वसीला बनाते हैं एक दूसरे को, तो हमें तो अच्छाई के लिए पैदा किए। हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करें, बकौला आपने उस स्टार्ट में कहा, हम एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, जबकि अल्लाह पाक ने तो कहा कि भाई आपको इसीलिए कि आप एक दूसरे का ख्याल रखें, मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, मतलब एक दूसरे के लिए भेजा। इंसान देखिए कुरान में साफ आया कि खैर उन्नास मन यनफअहुन्नास, इंसानों तुम्हारे बेहतरीन शगल ये है खिदमत, इंसानों की खिदमत करो, तुम्हारा नफ़ा इसी में है। सही समझे ना जी। और फिर खैरुन अजकाला मिन खिदमतुन्नास, ये हदीस है कि बेहतरीन शक्ल वो है जिसमें इंसानों की खिदमत की जाए। आप लोग अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए जिंदा रहें, एक दूसरे के लिए वर्क करें, एक दूसरे को मोहब्बतें दें। तो जो कुछ आदमी देता है वो कुछ उसको रिजल्ट में मिलता है, नफरत देता है तो नफरत रिजल्ट में मिलती है। हुमा जी, आपने भी बताने, और हमारे दरमियान इस वक्त हुमा टाइम बहुत कम रह गया। हुमा जी फिर आप ना कहिएगा कि हमने आपको इतना दिखना टाइम ही नहीं दिया। जी आ जाए प्लीज़ हुमा, कम। और अपनी ब्राइड बहुत प्यारी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्रीति, प्लीज़ आप बी सिटेड हियर, आप भी आइए और बैठे आप भी। कैसे लग रहे हैं सर हकीम साहब?
जी बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही है। माशाल्लाह, अल्लाह नजर लेकिन बद से बजाए। आपको पता है मैंने क्यों दराज़ी ज्वाइन उम्र किया अता फरमाए, मेरी दुआएं आपके साथ ताकि हैं। ज्वाइन किए कि आप ऐसी जो आगे खवातीन आना चाहती हैं, अच्छा काम करती हैं, उनको अप्रिशिएट करें। यू आर बिल्कुल, सीनियर, बिल्कुल। क्या जी कहते जी, हैं? अब यही चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ताला, अल्लाह जमीलुन व हुब्बु जमाल, अल्लाह हसीन है और हुस्न को पसंद करता है, समझे ना। क्या तो बात। इंसान जितना खूबसूरत नजर आता है, इसमें जितना अंदर से खूबसूरत होता है, उतना ही बाहर से खूबसूरती यानी उसके कि अंदर आपके पैदा हो देखने में जाए। खूबसूरती हो, आपके बोलने में खूबसूरती हो, आपके सुनने में भी आप अच्छी बातें सुने, बिल्कुल। ये कि सही है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब अल्लाह, जब आपने कहा ना हुस्न जी हाँ। है, तो कैसी हैं आप? अस्सलाम, माइक लगा दिया, इसीलिए मैंने कहा जरा आपसे तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, गुड है, इजीएस्ट हो गया आपको? अच्छा, ये आपने हमसे ना ये अच्छा नहीं किया आपने, ब्राइड पूरी बना के हमारे नाज़रीन क्या देखेंगे, तो आपने Next कितना time. खूबसूरत काम कैसे किया है। वाह भाई वाह, क्या प्यारी लग रही हैं। तो माशाल्लाह, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में एज अ ब्यूटिशियन? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब मेकअप करना मेरा शौक है माशाल्लाह। और जब मुझे रिलैक्स फील करना होता तो मेकअप करती हूँ ज़्यादातर। और बस 15 साल से तो मैं सिखा भी रही हूँ, टीचर भी हूँ, मेकअप सिखाती हूँ, माशाल्लाह। तो इतना एक्सपीरियंस भी है, सैलून भी है, अल्लाह का शुक्र है। टाइम दे देती हैं? बिल्कुल, proper? बिल्कुल। इन दिनों तो बड़ा आपका नखरा होगा, आजकल, खूब हाँ। ब्राइड्स आ रही हैं, खूब कॉलर्स हैं, हेलो जी मैंने बुकिंग करवानी है, तो उमर का Yes. तो इस वक्त मेरे ख्याल में टेम्परेचर गर्मियों वाला तो- बिल्कुल बिल्कुल, गर्मियाँ भी और बहुत ज़्यादा सीज़न भी है, जाहिर सी बात है, तो टाइम तो निकालना पड़ रहा है। लेकिन अच्छा, ज़बरदस्त। अब ये बताइए कि जो ज़रा प्लीज़ आप, मैं चाहूँगी इसके कैप्चरिंग को ब्राइड की, इनकी जो आई मेक ओवर है वो ज़रा मैं चाहूँगी, ज़रा प्लीज़ आप भी ब्रीफ कीजिए ना कि किस तरह। मैंने मैं तो smoky, ब्यूटिशियन नहीं हाँ, हूँ। बिल्कुल स्मोकी टच दिया आप है eyes इनके close face कीजिए पर, जरा, हाँ, आई ठीक है? नीचे करिए। स्मोकी टच दिया, जो कुछ आजकल डिमांड चल रही है ना मेकअप की हमारी, थोड़ा सा हैवी कॉर्नर के साथ, ब्लैक के साथ मैंने ब्राउन एंड जो मरून का टच दिया है, जो ट्रेडिशनल लुक होता है बिल्कुल वही ब्राइड का दिया है, जो आजकल वेडिंग की ब्राइड्स हमारे पास है ना, शिमर के साथ काम किया है। और मॉडल भी मैंने थोड़ा सा फेस उठाया है हैवी, ताकि उसकी कॉन्टोरिंग भी आपको नजर आए ओके। और अच्छी तरह से कॉन्टोर। अच्छा, आपने हेयर स्टाइल भी बड़ा प्यारा फाउंडेशन के ऊपर बनाया, बहुत प्यारी लग रही है। और लिक्विड फाउंडेशन पेन का ना सारा वर्क किया है, यानी हैवी बेस नहीं दिया है। अच्छा, एक और चीज़ है हुमा, मुझे ये बताइए, जैसे आपने माशाल्लाह कलर जैसे बहुत लाइट कलर शेड कर लिया है, जी। और दुपट्टा जो आपने लिया है वो जी रेड थीम के साथ लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ये है कि अगर ब्राइड है, फर्स्ट डे की ब्राइड है, तो रेड कलर होना ज़रूरी है। और फिर रेड में ऐसा होता है कि अक्सर ब्राइड का अगर फिगर थोड़ा सा हैवी है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लगने लगती है। ओके। तो हमने ड्रेस का कलर लाइट रख के दुपट्टे का थोड़ा सा रेड पे दे दिया है, तो उससे लुक अच्छा आ रहा है ब्राइड का। अच्छा, आपने देखोगे कि कुछ मतलब बस कुछ थोड़ा सा सीखा और फौरन एक सैलून खोल दिया, आपको कितना ड्यूरेशन मतलब टाइम हुआ? नहीं, मेरा कहना ये है कि मेकअप में कम से कम आपको प्रैक्टिस, और स्किन की किसी के स्किन के साथ या हेयर के साथ खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। इतनी अच्छी बात आपने मतलब कही। अगर आप सीख लेती हैं, सीखने के बाद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करती हैं तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि आप किस तरह के हेयर उठा रही हैं, किस तरह की स्किन उठा रही हैं। सीखते तो हम एक स्किन पर है ना, और फिर हम प्रैक्टिस बहुत सारी स्किन पे करते हैं। तो मेरा कहना है कि फ़ौरन से सीख के सैलून प्लीज़ ओपन ना करें, कि आप एक दफ़ा अपना क्लाइंट ख़राब करेंगी तो आपका इमेज ख़राब हो जाएगा। कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने कि आप ज़रा से उसके लिए कि आप जल्द से जल्द, जैसे यहाँ से सीखा और वहाँ पर आपने इन्वेस्ट करके सैलून बना लिया, तो क्या होगा, आपका सैलून जो है वो उस वक्त तो आपको बहुत अच्छा कि जी आपने इन्वेस्टमेंट 1 लाखों रुपए की कर दी, और फिर क्या हुआ, फिर वो आपका क्लाइंट आया और वो बैक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने आपका वर्क client अच्छा नहीं दिया, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि इसकी स्किन पे क्या टाइप ऑफ स्किन है। या फिर मैं जैसे अभी लिक्विड लगाया, इस कदर की गर्मी है, लोग सोचते हैं कि लिक्विड फाउंडेशन ओनली ड्राई स्किन पर या सर्दियों में जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने HD फाउंडेशन यूज़ किया, आप देख सकती हैं मॉडल का ना कोई पसीना है, और मैंने मॉर्निंग से इसको रेडी किया हुआ, तकरीबन 7:30 बजे मैंने इसको रेडी कर दिया था, और प्योर लिक्विड पे काम हुआ हुआ है और ऑयली स्किन पे कितने काम हुआ आवर्स हुआ है। जो है ब्यूटिशियन जो है वो, मतलब ब्राइड जो आप जब बेस लगाती है बिल्कुल। वो कितने घंटे वो रह सकती है? मेरा मानना ये है कि बेस का कोई टाइम नहीं होता जब तक आप उसको रिमूव ना करें। अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी है तो मुझे नहीं लगता कि वो बेस खराब होगा। एप्लीकेशन ही का तो पूछ रही थी। एप्लीकेशन टैपिंग अच्छी है। एक तो कुछ लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा लगाने से या बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन करने से ना हमारा बेस बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। जितनी ज़्यादा फाइन लेयर लगाएंगे आप, जितनी अच्छी कैमोफ्लेजिंग करेंगे, आपका बेस बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और है कि हम लोग जब कंट्रोलिंग करते हैं इस, जैसे उनका गोल फेस है जी, लेकिन इतना फील नहीं हो रहा क्योंकि आपने उनको डीप कॉन्टोरिंग की है मैंने, इनको मल्टीमीडिया कॉन्टोरिंग होती है, मैंने उनको बेस से पहले कॉन्टोर करके लिपस्टिक के साथ NG1 या कोई भी डार्क ब्राउन शेड आप यूज़ कर सकती हैं, और देन मैंने उनका बेस बनाया है।
अक्सर लोग क्या करते हैं कि बेस बनाने के बाद कॉन्टोर करते हैं तो वो 4-5 लाइनें नजर आ रही होती हैं फेस के ऊपर, वो सोचते हैं यही कॉन्टोरिंग है, जबकि कॉन्टोरिंग जो होती है वो हमारे फेस के फीचर्स को इनहेंस करने के लिए होती है बेसिकली। तो इसे लास्ट में करते हैं, फर्स्ट में आप क्या कहते हैं? मेरा कहना ये कि बेस से पहले की जाए, कैमोफ्लेज कर लें आप, मतलब निशानों को छुपा लें, देन कॉन्टोर करें और फिर आप लिक्विड लगा दें, तो आपके अच्छा। फीचर ज्यादा अच्छे इनहेंस होते हैं। कितनी देर में मैक्सिमम टाइम तो लगता है कि ब्राइड को तैयार करने हाँ, में? आधा Maximum पौना घंटा लग जाता है। लग जाता है, जी, 1 जी। घंटा तो ये, क्योंकि आई हाँ। मेकओवर के लिए जी, ज़रा सा जी, आपको जी, ज़्यादा बिल्कुल, time। बिल्कुल। और एक हेयर स्टाइल, 2 चीजें बिल्कुल। कैसी हैं? हाँ, हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल तो आप अपनी वर्कर से बनवाते वर्कर्स, हो? अभी तो मैंने सब कुछ इनका खुद किया, सैलून पे बस वर्कर्स कर नहीं जाओ, थी। पगली हाँ बुलाएगी क्या? जी। लेकिन मैं ऐसा थोड़ा सा- क्रेडिट ले, हाँ सर प्लीज मैं ज्वाइन इसे- बाकी आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, मुझे समझ में आ रही हैं कि वो जो कि थोड़ा सा सीख कर पॉलर्स खोल लेती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो दुश्मन होती हैं अपनी भी और दूसरों और की भी, दूसरों की भी, और गुना क्योंकि भी। बड़ी हाँ आदमी जो है ना, जो बेसब्रा होता है ना, जरा सा सीख कर जो है पॉलर खोल लेते हैं, वो अपने साथ दुश्मनी करते हैं कि उनका फ्यूचर खत्म हो खत्म जाता है। है और और उनके मेरा- पीछे बददुआएं होती हैं, बिल्कुल। समझे ना, वो छोटे से पैसों के लिए जो है अपने Okay. आप को बिल्कुल, और फिर दूसरे के साथ जुल्म ये होता है कि उसकी स्किन बर्बाद हो जाती है। और मेरा बहुत सारे मानना लोग ये जो है है वो कि इस तरीके स्किन से। और हेयर आपके ऐसे हैं कि जो एक दफा खराब हो जाए ना, आप कुछ भी कर लें, आप क्या पहले जैसे नहीं हो सकते। हर्बल कुछ हर्बल मेकअप आप यूज फेशियल करती हैं? वगैरह स्किन वगैरह में यूज करते हैं हाँ। हर्बल, हाँ बिल्कुल। तो लेकिन मैंने makeup आपसे में- आपकी बात सुन के अंदाजा लगाया कि आप वाकई बड़ी मैच्योर हैं और आप इस सिलसिले में जी। अपनी फील्ड में बड़ी कॉम्पिटेंट Thank you हैं। so much. तो मैं नाज़रीन से ये कहूँगा कि इस किस्म की जो आपका अंदाज स्टाइल है बात करने का, कि मैं इनके लिए बड़ा बूस्ट करता हूँ चीज़ें, कि ये वाकई देखें, हुस्न का सिलसिला जो है इस औरत के लिए अज़ल से है, बिल्कुल। जब से औरत आई है कि उसके लिए मेकअप का सिलसिला है, मगर वो मेकअप जो स्किन को भी हेल्दी रखे, जो आपके ज़मीर को भी मुतमईन करे, और जब जो आपके लिए skin लाइफ healthy टाइम होगी जो ना, है वो makeup रखे। अच्छा नहीं लग सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब लोग समझते हैं हम मेकअप कर लेंगे, फाउंडेशन लगा लेंगे, महंगी से महंगी फाउंडेशन उठाएंगे तो हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, ऐसा अच्छा possible जी, ही नहीं। आपकी बात भी कंटिन्यू रहेगी सर, आपका आने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप जी नाज़रीन इनको हमेशा हमारी स्क्रीन पर देखते रहिएगा। न्यूज़ ब्रेक का टाइम हो गया, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी और हम कर रहे थे ब्यूटी सेगमेंट, और इस वक्त हमारे दरमियान जो मौजूद हैं वो हैं हुमा। जी हाँ हुमा, वेलकम अगेन। और आपने आज लेट किया और हम आपसे बहुत नाराज़ हो रहे हैं कि आपने डेमोस्ट्रेशन, इतनी अक्लमंद है ये, जब आई हैं और इन्होंने लेट करने की वजह से इन्होंने मेकओवर जो है बिहाइंड कर दिया है, और ये बच गई हैं और ये चाहती है मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आके फिर ब्राइडल मेकओवर करूँ। अच्छा हमारे साथ हो सर, नहीं बहुत नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपका आना बहुत अच्छा लगा, और आपकी जो ब्राइड का जो है वो प्रेजेंटेशन जो आपने ब्राइडल मेकओवर की है वो बड़ी प्यारी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आने वाली न्यू ब्यूटी, क्योंकि यू आर टीचर और आपने कहा मैं ब्यूटिशियन मतलब बच्चियों को सिखाती हूँ, तो मुझे बताएं न्यू आने वाली ब्यूटिशियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज, क्योंकि आपने वो प्रोसीजर से आप पास आउट हुई हैं, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके लिए? एक तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग जरूरी है, Good. दूसरा आपका एक्सपीरियंस, आप थोड़ा टाइम दें इस पे, और आपकी सिंसियरिटी बहुत जरूरी है काम के साथ। बड़ी अच्छी बात जब आप कही काम के साथ सिंसियर होंगे तो आप बेहतरीन काम करेंगे। अच्छा इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है, इट्स मीन के मेकओवर, हेयर स्टाइल, बिल्कुल। मेहंदी, फेशियल, यानी कि उसके लिए भी वो एक एक्सपीरियंस होना, फिर हर चीज़ बड़ी काउंटेबल है, यानी कि बहुत बड़ा एक इसमें वो है ब्यूटिशियन की फील्ड में। जी जी हेयर कलर, हेयर डाई, और बिल्कुल। जैसे मैं Hair cut. अक्सर ब्यूटिशियंस कहती हैं हम ऑलराउंड है, अच्छा, ऑलराउंडर आप हो ही नहीं possible सकते, नहीं। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्ट होना जरूरी है, ऑलराउंडर कोई भी नहीं होता। अगर आप हेयर करती हैं तो आपके लिए हेयर करना ही बेहतर है, अगर आप मेकअप करती हैं तो आपको मेकअप आर्टिस्ट ही होना चाहिए। आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, स्किन केयर के टीचर हैं, तो आपके लिए स्किन ज्यादा बेहतर है। बड़ी अच्छी बात हाँ, कही ये आपने। कहते हैं कि हम ऑलराउंडर हैं, तो आप कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे अपने वर्क के ऊपर? तो ज़्यादा बेहतर है कि आप जिस फील्ड में हैं उसी में आप एक काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। बेहतरीन बात कही है। तो आप अपने जो मतलब इसमें देखिए ये भी मैसेज है कि आप अपनी, जिस तरह आपने ये क्लियर किया कि एक खास जो है वो होनी चाहिए, किसी भी जो भी ब्यूटिशियन है वो अपने खास काम को जो प्रेजेंट कर सकती है उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा आप ये बताइए, ज़्यादा तक अपने डिफरेंट कोर्सेज भी किए हैं, ठीक है जी। और आगे भी अभी भी, और वो पर्सन हमेशा सीखता ही रहता है जिसका एक पैशन होता है जी। तो अभी भी आप वर्कशॉप्स वगैरह भी अटेंड बिल्कुल, जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं, न्यू टेक्निक्स आती हैं, हम लोग लेते रहते हैं। क्लासेस लेना ज़रूरी होती है, क्योंकि आप जब तक स्टूडेंट रहते हैं मेरे ख्याल से आप सीखते रहेंगे। जब आप टीचर बन जाते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप ये नहीं आपको सोच रही हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए। ये चाहते हैं कि मुझे प्लीज कम उम्र मेंशन किया जाए, सब समझ नहीं, नहीं। मैं स्टूडेंट लगना चाहिए। व्हाट डू यू नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई हम फॉर एग्जांपल अगर हम
अगर एक्सपीरियंस ले भी लिए फिर भी फिर भी आपको सीखने का सीखना जो अमल चाहिए, नहीं जारी खत्म रखना चाहिए। हर मतलब इवेंट से आपको कुछ ना कुछ लेना चाहिए। एक अच्छा सा सॉन्ग प्लीज प्ले करें। हम चाहते हैं कि ये बैठे बैठे आप ना हमें तड़पा रही हैं, तो जरा सा यहाँ पे प्रेजेंट करें ताकि हम देखें कि हुमा का जो काम है वो पूरा एक डिस्प्ले हो और इनकी जो क्लोज कैमरे जो है कवरेज करें, तो बड़ा ज़बरदस्त आए दे दिए। और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह आप लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और थैंक यू सो मच आपका भी और हुमा आपका भी। जाते जाते कोई अच्छा सा मैसेज अपनी आने वाली न्यू ब्यूटिशियंस को देना चाहेंगे? मैं ही चाहती हूँ कि मतलब पार्लर्स तो बहुत सारे हैं, काम अच्छा करें, वर्किंग अच्छी करेंगी। ये तो आपका कैमरा, ये आपका कैमरा, आप कहें, आप यहाँ कहें। वर्किंग अच्छी करेंगी तो आपका काम खुद ब खुद अच्छा होगा। आप किसी की नकल ना करें, अपनी क्रिएशन करें, तो जबरदस्त। ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। और अगेन आपने प्रॉमिस करना है कि इंशाल्लाह, आपने इंशाल्लाह। यू मस्ट बी कम इन माय शो, जरूर, और आपने एक अच्छी सी डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि आपने मेरा दिल, जब मेरा दिल इतना ललचा रहा है तो जो दूसरी ब्यूटिशियन देख रही होंगी वो क्या कह रही होंगी कि ये गलत हो गया, आज हुमा आई और हमें सिखाया नहीं। इंशाल्लाह ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम बात करेंगे हमारे बहुत ही खूबसूरत इस वक्त जो है बहुत ही सीनियर गेस्ट आ चुके हैं, और मैं बात करूंगी। अच्छा, हकीम साहब को हमने जाने नहीं दिया, क्यों नहीं जाने दिया, इसका क्या रीज़न था? इसका रीज़न ये था कि एजुकेशन पे बात हो रही है। मैं अपने नाज़रीन से बात करना चाहूँगी कि बात हो रही थी एजुकेशन की, तो हमने एक स्पेशल सेगमेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि एजुकेशन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन को हम किस तरह आगे प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो कौन सा किरदार है, कौन से लोग इसमें अपना कैसे बेहतरीन किरदार अदा कर भी रहे हैं कि नहीं, क्या वो सिर्फ ऐसे ही चला रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं और अपने इतने सारे स्कूल्स खोल लिए, क्या उन्होंने उन स्कूल खोलना कोई बुरी बात नहीं, आप एक नहीं 10 खोलें, लेकिन क्या उसको मैनेज करके चल रहे हैं, आप अपने एजुकेशन को लुक आफ्टर कर रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें आज हमारे दरमियान इस वक्त बहुत ही सीनियर और इस वक्त मौजूद हैं वाइस चांसलर जो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, मैं बहुत आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज हमारी एजुकेशन लेवल पे बात करने में आप हमारे साथ ज्वाइन हुए, और हकीम अस्करी साहब एक हर्बलिस्ट हैं, लेकिन इस वक्त हमने उनको इसलिए ज्वाइन किया है कि वो भी एजुकेशन से बहुत रेलिवेंट है। सर, आपको भी वेलकम करती हूँ अगेन। तो मुझे बताएँ सर, आपने जो एजुकेशन की, मैं लोग बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं, मुझे तो इस बात का इतना दुख है कि हमारे मुल्क में एजुकेशन बहुत ज़्यादा पैसों की, यानी कि उसकी मतलब पेमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक गरीब जो है ना वो बच्चा अपने बच्चे को तालीम नहीं दे सकता। तालीम इतनी महंगी हो गई, ये कहूँगी। पहले तो शुक्रिया आपका जो है आपने बुलाया इस मुस्कुराती सुबह के प्रोग्राम में, और मेट्रो 1 न्यूज़ का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया इस मौजू पर जो है बात करने के लिए। मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा कि बहुत महंगी है एजुकेशन। अच्छा। कतई नहीं है महंगी एजुकेशन। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ जो है फ़र्क ये है कि मेरी और आपकी सोच का मयार तब्दील हो गया है। आज हम लोग ब्रांड कॉन्शियस होना शुरू हो गए हैं, जबकि हमारे वसाइल कुछ और होते हैं और हम ब्रांड कॉन्शियस होना ज़रूर समझ लेते हैं। Okay। क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूलों में जाकर पढ़ते हैं जहाँ पर फ्री एजुकेशन दी जाती है, लेकिन चूंकि ब्रांड कॉन्शियस होने की वजह से हमारे जहनों में ये फितूर बैठ गया है कि शायद जो है ना गवर्नमेंट के तो फेल हो गया है, सो लिहाजा गवर्नमेंट की जो है ना एजुकेशन चलती नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं हम लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए? हर इलाके में गवर्नमेंट के स्कूल्स खुले हुए हैं। हमें ये जब हम जाएंगे, जब वहाँ पर बच्चों को भेजेंगे, तो जाकर जो है ना फिर पता चलेगा कि गवर्नमेंट के स्कूलों में हम बोल भी तो सकेंगे कि भाई हमें पढ़ाओ तो सही, हम क्यों नहीं जाते हैं? व्हेन इट कम्स टू स्कूल्स, देन सिमिलरली कॉलेज की एजुकेशन पे जाएं। कॉलेज के एजुकेशन का मिजाज ये बन गया है, चाहे वो प्राइवेट हो या क्या हो, हमें जाना है ट्यूशन सेंटर्स में, हमें जाकर वहीं पर जाकर पढ़ाई करनी है। ये सारे कोचिंग सेंटर्स वगैरह क्यों चल रहे हैं? चाहे आप प्राइवेट कॉलेज ले लें या गवर्नमेंट कॉलेज ले लें, क्योंकि उस वक्त वो बच्चा समझता है कि ये 2 साल जो फर्स्ट ईयर इंटर के हैं, ये मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे टाइम पास करना है कॉलेज के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरा प्रैक्टिकल वहां पर चलेगा, प्रैक्टिकल के हैं क्लासेस हैं, उसकी वजह से एनरोलमेंट फॉर्म है, अदरवाइज सारी पढ़ाई तो मैं जाकर ट्यूशन सेंटरों में करूंगा। थर्ड, उसके बाद जब हम यूनिवर्सिटीज में आते हैं तो यूनिवर्सिटीज में मयार यूनिवर्सिटीज का गिरा नहीं
नहीं है, यूनिवर्सिटीज वही अच्छी सारी की सारी सर्विसेज दे रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है, चूंकि कैरियर गाइडेंस नहीं होती है, हमें मालूम नहीं होता है, बच्चे के जहन में यही बैठ गया है कि प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, और अगर कॉमर्स है या डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है अगर, तो इसलिए कि जो है मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। जब उसको मेडिकल स्कूल में दाखला नहीं मिलेगा, जारी बात है लिमिटेड फैसिलिटीज होती हैं, तो वो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ का रुख करता है, वहां पर जारी बात है सीट्स कम होती हैं, कैरियर गाइडेंस का फुकतान है। इसी वजह से आज हम देखते हैं कि हम लोग को यूं ही नजर आता है कि चूंकि यूनिवर्सिटीज चंद कैरियर्स की तरफ है, बच्चे को पता नहीं होता है, चाचा मामू जिसने भी जो है ना उसको गाइड कर दिया, किसी ने अमेरिका से फोन कर दिया, किसी ने दुबई से फोन कर दिया, तुम ये बीबीए कर लो, तुम ये एमबीए कर लो, या एमबीए तो बात की बात है, लेकिन बीबीए कर लो, फलानी चीज कर लो, ये कर लो, और वो फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन बन जाता है, क्योंकि उसको उसके टैलेंट के मुताबिक, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक उसको प्लेसमेंट नहीं मिली है। बात महंगाई की नहीं है, बात मेरी और आपकी सोच की है, जिसने उसको वोकेशनल कैरियर्स की तरफ नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? अगर हम वोकेशनल कैरियर्स की तरफ चले जाएं, हम इराक को देख लें, जिसने जो है ना इतनी जंग के बाद भी किस तरीके से अपने आप को वेल अगेन डेवलप किया। हम कोरिया की एग्जांपल देख लें, हम दूसरी जगहों की, चाइना की एग्जांपल देख लें, जहां पर रेवोल्यूशन के बाद आज वो लीडिंग इकोनॉमी है। किस तरीके से वो लीडिंग इकोनॉमी बना? उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि वोकेशनल एजुकेशन, टर्शरी एजुकेशन, दूसरी एजुकेशन जो है उन सब की तरफ जो है फोकस किया गया, कैरियर गाइडेंस दी गई, सब कुछ किया गया। तो ये सब चीजें जब हम लोग एक जो है ना एक मशीनरी को हम क्रिएट करेंगे, महंगी नहीं है एजुकेशन, सिर्फ और सिर्फ मेरी और आपकी सोच का है। और माफी चाहता हूं इस मीडिया के तवस्सुत से, मैं तमाम पेरेंट्स को, जो वालदाएं देख रही हैं उनको भी, और जो नौजवान लड़के और लड़कियां देख रहे हैं उनको भी ये मैं पैगाम देना चाहूंगा कि बखुदा ये समझो कैरियर चॉइसेस बहुत होती हैं, और आओ यूनिवर्सिटीज में डिस्कस करो, यूनिवर्सिटीज में नहीं करते हो अपने साथ से डिस्कस करो कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। वो फॉरगॉन जो है ना, वो तमाम कैरियर्स को जो सोचते हैं कि जनाब ये डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये होगा या ये होगा, नौकरियां नहीं है, ये नहीं है, इस नेगेटिविटी से हम निकल जाए। दिस इज माई मैसेज। हेलो जी, हेलो, आप कुछ हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे दरमियान। अच्छा, ड्रॉप हो गई, असल में आपकी बात कंटिन्यू चल रही थी ना, तो मैं मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, हमारे दरमियान क्योंकि गेस्ट माशाल्लाह एजुकेशन पे बात हो रही है, तो देखें ना वाइस चांसलर साहब कितना एक्साइटेड हो, वो उनकी मैं गुफ्तगू से मैं गौर से सुन रही थी कि इस वक्त जितनी दिल से आप बात कह रहे थे ना, वो बिल्कुल सही है, वो ट्रूली है। वो कहते हैं दिल से बात निकलती है, उसका एक्सप्रेशन भी डिफरेंट होता है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, लेकिन हम इसके अंदर हमारे दूसरे गेस्ट भी मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ गुफ्तगू में ज्वाइन होंगे। इमरान खलीक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? इंस्टीट्यूट्स रन करते हैं माशाल्लाह, एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा आपका काम है, मैंने देखा है, और यूथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो बताएं सर, ये एजुकेशन के ऊपर हमने जब गुफ्तगू शुरू की और कहा कि एजुकेशन जो है वो इतनी एक्सपेंसिव क्यों है, तो उन्होंने जो माशाल्लाह इतना अच्छा ब्रीफ किया, क्या आप इससे एग्री हैं या डिसएग्री? एक्सपेंसिव बिल्कुल है एजुकेशन, लेकिन उसके हिसाब से फिर क्वालिटी भी है। ओके, यानी जैसे मुख्तलिफ हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। अगर जैसे मुख्तलिफ फीसिस के हिसाब से स्कूल्स बने हुए हैं, जैसे किसी की अगर रेंज कम है तो वो 1000 रुपीज़ में ही पढ़ सकता है, 2000 में पढ़ता है, 5000 में भी, 10,000 में, हर जगह का फिर अपना एक स्टैंडर्ड है। अब जो नॉर्मल स्कूल्स जो होते हैं जिसमें हम बच्चे को अपने एजुकेशन देते हैं, अगर उसकी फीस 1000 रुपये है तो वहाँ पे वो टीचर भी वैसे ही रखेगा 3 या 4000 वाला। तो वहाँ पे एजुकेशन उस बच्चे को वही मिलेगी जितनी वो फीस पे कर रहा है। अगर उसकी फीस एक्सपेंसिव है, जैसे 10,000 है, तो वो 10,000 में वो टीचर्स भी वहाँ पे ग्रेजुएशन या मास्टर्स करके रखे हुए होंगे, तो वो टीचर्स वहाँ पे पढ़ाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अपने मियार के हिसाब से मुख्तलिफ अदारे कराची के अंदर मौजूद है, हर इंसान अपनी रेंज के हिसाब से वहाँ पर तालीम बच्चे को दिला सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अस्करी साहब क्या समझते हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या इतनी सिंसियर है एजुकेशन के साथ? अगर हम कंपेयर करें, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, तो क्या गवर्नमेंट सिंसियर है एजुकेशन जो बच्चों को दी जा रही है? मेरा ख्याल है इसमें तबकाती तरीक़ा तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास यकसा मेयार तालीम का नहीं है। अच्छा। सिस्टम क्लास बनाई हुई, क्लासिफिकेशन की भी है कि जनाब ये रूल क्लास है, ये बस इन्होंने रूल कर मिडिल एंड, ओके ओके, समझे ना, अपर ऊपर क्लास बैठे हुए हैं, समझे ना। इसी तरीके से यानी ये देखें, मदरसा है, स्कूल के पीला स्कूल है, नीला स्कूल है, समझे ना, मुख्तलिफ क्लास के स्कूल हैं। यहाँ फीस 20,000 है, वहाँ 1 लाख रुपया है, वहाँ 500 रुपया फीस है।
तो ये असल में क्लासेस जो है ना, ये असल सिस्टम एक होना चाहिए, तालीमी मेयार जो है ना, तालीमी निज़ाम जो है वो सिस्टम एक होना चाहिए। यही वजह है कि कुछ तालीमी अदारे जो हैं वो बिजनेस बने हुए हैं, कुछ तालीमी अदारे जो हैं वो वाकई तालीम दे रहे हैं। मैं तो सर डॉक्टर साहब ने जितनी बात की है बहुत अच्छी ये बताइएगा कि जैसे इन्होंने एक बात कही कि क्लासिफिकेशन, एक बात बताइए मुझे कि हमारे बड़े बड़े जो हैं सर सैयद हैं और अल्लामा इकबाल साहब हैं और यानी ये सारे जो लोग हैं, शौकत अली हैं और मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े बड़े नामवर लोग हैं, हम लोग उनकी स्टडीज़ करते हैं या उनको पढ़ते हैं, तो क्या उन्होंने भी बहुत बड़ी जो है उन्होंने हायर एजुकेशन हासिल की? क्या हम लोग अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि आप खुद टैलेंटेड हो तो आपको ज़रूरत नहीं इतने बड़े जो प्राइवेट स्कूल्स में जाने का, आप गवर्नमेंट लेवल पे भी पढ़ सकते। कितने लोगों ने अपना नाम बनाया और वो पीले स्कूलों से ही बनाया और जिन्होंने ज़मीन पर बैठ के भी पढ़ा है। सर मेरे ख्याल में हम लोग जो भी इस कमरे में मौजूद हैं, हम सब गवर्नमेंट स्कूल्स की पैदावार है। अरे वाह, ठीक है ना, ये तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो है ना, मेरे ख्याल है कि मौजूद तो बहुत बड़ा है, क्योंकि एजुकेशन आप किंडरगार्टन से लेकर बच्चे को जो है जब वो 3, 4, 5 साल का है, आजकल तो 2 साल के बाद ही 1 साल के बाद ही स्कूलों में भेजना शुरू कर देती हैं वालिदाएं, और जो है लेकिन वहाँ से लेकर और एजुकेशन जो है वैसे तो कहा जाता है टिल ग्रेव है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इधर जो है ना हम लोग की एजुकेशन 30 इयर्स 40 इयर्स तक का भी जो है ना शख्स वो एजुकेशन ले रहा होता है, एंड इट शुड हैपन ऑल्सो। लेते नहीं है वो अलग बात है, समझते हैं कि जनाब हमने 20-22 साल में यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए, उसके बाद हमारे एजुकेशन का खत्म हो जाएगा कैरियर, लेकिन मिड कैरियर ट्रांजिशंस होती हैं, नए नए प्रोफेशंस आते हैं, नए नए प्रोफेशंस के मुताबिक आदमी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, अब हम किस स्पेक्ट्रम पे बात कर रहे हैं वो अलग कहानी है। मैं शुरू के स्पेक्ट्रम की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में अक्सर वालिदाएं और दूसरे जो है लोग देख रहे होंगे, उस ऑडियंस के हिसाब से कॉल्स भी करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हमें ये समझना चाहिए कि शुरू के अब हम अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली हयात तैयबा को ले लें, और आजकल जो है आजकल तो जो है वैसे ही जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त नैरेटिव चल रहा है रियासत मदीना का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अगर हम लोग देख लें और उसमें जो है तरबियत के जो है माहौल को देख लें, 7 इयर्स इज़ अ पीरियड जिसको डिस्क्राइब किया गया कि अगर बच्चा वहाँ तक खेल कूद भी कर रहा है तो करता रहे खेल कूद, उसको कोई हुक्म नहीं है मारने का, कोई होमवर्क नहीं है, वो खेल कूद करता रहे। ठीक है, उसके बाद जो है 10 साल के बाद उसको बोला जाता है, 7 साल से 10 साल, और फिर उसके बाद है कि अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसको तंबीह करो 10 साल के बाद, और फिर उसके बाद 12 साल 14 साल। सो देयर आर एजेस एंड डिस्क्रिप्शंस हैं कि कब तक वो मासूम है, कब तक कहां तक है। इस एस्पेक्ट को हमें समझना चाहिए। 7 साल से उम्र से पहले, या चलो 7 साल नहीं करें, आजकल का ट्रेंड डिफरेंट है, 5 साल से पहले हार्वर्ड की स्टडीज है, ऑक्सफोर्ड की स्टडीज है, तमाम दुनिया की स्टडीज है। 5 साल से पहले बच्चे को जो है स्कूलों में दाखिल करवाने के लिए A फॉर एप्पल, B फॉर बैट सिखाने के बजाय उसको घर के अंदर तरबियत दी जानी चाहिए। ये करते नहीं है, इसी वजह से माफी चाहता हूँ हमारे मेहमान आपके लिए कॉलर वेट कर रहे हैं, क्या करूँ? आपके कॉल आप ले लें, कॉल्स लेना चाहें तो बिल्कुल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आप किन से बात करनी है? मेरे खबर जरा पूछे इनसे किन से बात करनी है, इनको नाम शायद गलत ले रही है। आपने क्या पूछना है, सवाल कीजिए। सवाल, अच्छा इनको नाम शायद नहीं मालूम। अच्छा ये बताइए कि तो मैं उसी को कंटिन्यू कर लेता हूं। तो पहली तो चीज तो ये है हम लोगों को, ताकि बच्चों को, अभी तुर्की का एक एग्जाम्पल है, जब तुर्की में अभी जो है उन्होंने एक बाकायदा देखा, एक बच्चा जो है मस्जिद की सफ में जब नमाज हो रही है, उस नमाज की सफ में एक जगह से भागता हुआ दूसरी जगह पे जाता है, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह पे यूं भाग रहा है। सब जमात हो रही है, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब जमात खत्म हो गई तो उसके बाद तो सुन्नतें, और जिस तरह से होता है कोई रुकू में जा रहा है, कोई सजदे में, वो एक जगह से दूसरी जगह, और उसको मजा आ गया, अब वो भाग रहा है, लेकिन उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुर्की में ये बाकायदा बोला गया कि जिस मस्जिद में बच्चों का शोर नहीं हो रहा, बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नस्ल जो है, अगली नस्ल हमारी मुसलमान नहीं बन रही है। तो हमने जो है बच्चों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, हमने बच्चों को मोबाइल फोन देना शुरू कर दिए। वालिदाओं ने कहा कि 2 साल की उम्र में बच्चा जाए, इतना भारी बैग उठाकर जाता है, वो कहां से पढ़ सकता है? उसकी इमेज रिकॉग्निशन, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज डिफरेंट है। बायोलॉजिकल साइंस एक और चीज बोलती है, हम करवाने
जमाना उसको दूसरी चीज चाहते हैं, हम उसको प्रेशर में डाल देते हैं कि होमवर्क होमवर्क होमवर्क। किस बात का होमवर्क? सिंगापुर ने 10th ग्रेड तक के लिए कोई एग्जाम्स नहीं रखे हुए, कोई एग्जाम का फियर नहीं होता है, बच्चा अपनी एबिलिटीज के साथ आता है। 6ठी क्लास के बाद चाइना का बच्चा को एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, जो उसका आर्ट्स में जो इंटरेस्ट हो उसको इंटरेस्टिंग लैब्स में डाला जाता है ताकि उसका इनर इंटरेस्ट सामने आए, और जब वो इनर इंटरेस्ट के साथ, शौक के साथ आगे बढ़ेगा तो वो जाहिर बात है एक अच्छा टेक्नीशियन भी बन सकता है, अच्छा मैनेजर भी बन सकता है, अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है। वो हमारी तवज्जो ही नहीं है। मैसेज बहुत प्यारा है। और आपने ये कहा कि जो बच्चा जो कुछ बनना चाहता है, तो इस वक्त जो हमारे जो शेफ हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये शेफ एक एज यानी कि हम कहेंगे मेल है, और इन्होंने अपने आप को जो बनाना चाहे इनके वाले साहब ने इनको बनाया। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, कैसे हैं आप? ठीक है, हमारे साथ ज्वाइन कर लिया आपने? जी बिल्कुल। गुड। क्या खिला रहे हैं आज आप हमारे गेस्ट को? आज गेस्ट के लिए हमने चिकन ढाका बनाई है। क्या बना रहे हैं? चिकन ढाका। चिकन ढाका। सर चिकन ढाका खाइए कभी आपने? जी आज टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, जरूर करेंगे, टेस्ट करिएगा। जबरदस्त। जी हाँ, अब बनाना शुरू अच्छा, बताएं इसके जरा साथ सा मैं रेसिपी पहले ये इंग्रेडिएंट्स बताइए। बता दूं कि हमने चिकन जो है स्ट्रिप्स में काटी हुई, चिकन ब्रेस्ट पीस इस तरह से स्ट्रिप्स काटने हैं आपने। उसी के साथ हमारे पास रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट है, सीजमी सीड्स हमने लिए हुए वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, रोस्टेड क्यूमेन है हमारे पास, जीरा, हल्दी है, थोड़ी सी हमने ब्लैक पेपर डालनी है जस्ट 1 पिंच, और हमारे पास वाइट पेपर है, 2 एग्स हमने लिए हुए हैं, इसका हम बैटर बनाएंगे। साथ में हमारे पास कॉर्नफ्लोर है और जस्ट फ्लोर है। तो सबसे पहले हम इसकी जो मैरिनेशन करेंगे, हमने 2 एग्स हैं इसमें, ये हमने ऐड करने, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसी के साथ स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 टीस्पून ये तकरीबन आपने ये डालना है, और सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, ठीक है। ज़ीरा आपने डालना है तकरीबन ½ टीस्पून। साथ में हमारे पास हल्दी है, ये बिल्कुल समझ लें 1 पिंच के करीब, इस तरह से आपने जस्ट कलर लाने के लिए। उसके अलावा हमारे पास ये ब्लैक पेपर है, ये भी 1 पिंच। वाइट पेपर इसमें 1 स्पून पूरा डलेगा। उसके बाद जो सीजमी सीड हैं आपके, ये आपने इस तरह से 1 स्पून। ये सीजमी सीड डालने का मतलब ये है कि जब हम कोटिंग करेंगे, मैरिनेशन करेंगे, इसको जब हम डीप करेंगे, तो जब ये डीप करने के बाद जब ये बाहर आएगा, इसमें से निकलेगा निखरता हुआ, तो उसमें ही सीजमी चमक रहे होंगे। उसके अलावा आप इसमें फ्लोर ऐड करेंगे, ये भी तकरीबन 3 स्पून। और कॉर्नफ्लोर जो है, ये कॉर्नफ्लोर हमने अलग से रखा हुआ है, ये आप इसमें पूरा 1 स्पून इस तरह से ऐड करेंगे। अब जैसे इसकी बीटिंग शुरू कर देंगे आप इस तरह से। जी कितना हो गया? ये मिक्सिंग हो गई है पूरा? आपने रेसिपी बता दी? रेसिपी बता दी। इसको उसके बाद बनने में कितना टाइम लगेगा ये बताइए? इसको जस्ट हम फ्राई में 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद जो है 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। ओके, हम इससे ब्रेक के बाद कर लें? इससे ब्रेक के बाद कर जी लें? बिल्कुल, ये मैरिनेट करके ब्रेक ले लें? जी बिल्कुल, आप ब्रेक ले लें। मैरिनेट करके मैं इसमें चिकन डाल के जस्ट इसको 10 to 15 मिनट्स रेस्ट पे रखूंगा ताकि चिकन जो है मैरिनेशन एब्जॉर्ब कर ले। जस्ट हम इसको फिर फ्राई करेंगे। जबरदस्त। जी हाँ, आपने नाज़रीन कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हम हाजिर हो गए अगेन, और हम बात करें एजुकेशन पे, और आज बहुत प्यारे हमारे दरमियान गेस्ट मौजूद हैं। मैं अगेन उन सब का 1 by 1 इंट्रोडक्शन दोबारा करवा देती हूँ ताकि जो नए लोग हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन हुए हैं हमें देखने के लिए, उनको भी पता चल जाए आज एजुकेशन पे कौन कौन लोग इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी हाँ, डॉक्टर ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, और ही इज़ अ वाइस चांसलर, और हर्बलिस्ट जो है अस्करी साहब मौजूद है हमारी एजुकेशन में। देखिए आज हमने आपको रोक लिया। और हमारे जो है इस वक्त इधर इमरान खलीक, वो भी बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और एजुकेशन लोगों को देते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं, और साथ साथ एक इंस्टीट्यूट भी रन कर रहे हैं। तो इतने सारे काम करते हैं, सब बीच में मिक्स हो जाते हैं। और एक और हमारे नए गेस्ट ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, अपनी मीटिंग को छोड़ के इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं हुसैन थेबो। ही इज़ वेरी सीनियर तज्जिया निगार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे थे वो साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं इनके बहुत सारे मतलब हम इवेंट्स में मुलाकात होती रहती है, बातें होती रहती हैं, तो मुझे ज़रा सा आए ना तो मेकओवर में देखा, क्योंकि मैं हम सिंपल सैर बात मिलते हैं तो कहते हो अरे तुम, यानी कि इनको एकदम शॉकिंग हुआ कि तुम लग नहीं रही हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा नहीं, आपने? ऐसा ये है कि मैं ये प्यारी सी बहन बोला। कि ये मैंने कहा ये मेरी प्यारी सी बहन है या ये उसकी छोटी बहन है। मैं इसमें अच्छा। कंफ्यूज था, इसलिए मैं आपसे पूछा। अच्छा, दूसरी बात तो मैं आपको एक प्रोग्राम की मुबारक दूंगा कि मैं आपकी पहली बार इस स्टूडियो में मैं बेसिकली आता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका ईद के शो वगैरह भी होते हैं। अच्छा, तो ठीक है।
आपकी जो प्रोग्राम का नाम है मुस्कुराती सुबह, वाह भाई वाह, क्या Thank बात you है। so देखिए हंसने से ही सब कुछ, अगर आपकी शुरू हंसने से होती है ना, मुस्कुराने से होती है ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी में क्या करना चाहिए? ज़िंदगी में सिर्फ खुश रहना चाहिए। खुश रहने के लिए आपको सबसे पहले आपके चेहरे पे हंसी तो लाए ना। आप कोई मौत नहीं आ रही, दुनिया जैसे चले। अभी पैसे भी नहीं लग रहे, कोई पैसे नहीं लगे। अभी मैं एक मीटिंग में था, वहाँ पे फाइनेंस एडवाइजर भी थे, वहाँ पे शब्बर जैदी साहब भी थे, वहाँ पे गवर्नर स्टेट बैंक भी थे। वो लंबी लंबी उन्होंने सारी बातें बताई इकोनॉमिक्स की, लेकिन आप मुल्क चल रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। ये बस खुश रहना चाहिए, सर, ये तो बहुत अच्छा मैसेज दे दिया मुस्कुराना और मुस्कुराते रहना चाहिए, और मेरी जो- तरह मुस्कुराते रहना। बिल्कुल जरूर। और आप जो प्रोग्रामों में भी मुस्कुराती मुस्कुराती है सुबह। और जो इवेंट्स में भी मुस्कुराती है ना, वो जबरदस्त। ये अच्छा है ना कि पॉजिटिव आगे। हाँ जी, हम लोग- यही हमारा पॉजिटिव इमेज है। देखें कोई नुकसान नहीं होता ना, हम इधर मुंह बना के बैठ जाएं और ऐसा लगे कि बस हम तो बहुत ही बड़े लोग हैं और ये सारी टेंशन हम लोगों को सारी मिली। टेंशन अच्छा, इमरान हमारे दरमियान मौजूद है। इमरान ये बताइए, और मैं थे साहब से भी पूछूंगी, हमारे जो पाकिस्तान में और कराची में एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव क्यों हो गई है? आपने नोट किया होगा प्राइवेट स्कूल्स में इतनी ज़्यादा, और इसके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट लेवल पे इश्यूज भी बन रहे हैं कि भाई जो है आप प्लीज़ जो है बच्चों की जो है इतने जो है जो लेते हैं फीसेस वो कम करें। तो क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है बेसिकली? क्या वजह ये है कि हम लोग भी जो है ना वो अब शोशा में चले गए। शोशा में चले गए, जैसे पुराने ज़माने में जैसे सर ने बात की थी गवर्नमेंट की, जी, तो जी। वो गवर्नमेंट के जो उस वक्त जो टीचर हुआ करते थे, आज उसका मैं समझता हूँ 10% भी पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है। सही कह रहे हैं सर ये। वो लोग अपने आप को इबादत समझ के तालीम दिया करते थे। वो अनबिया का पेशा जो कहते हैं ना, तो एजुकेशन को तो अनबिया का पेशा समझ के पढ़ाते थे। अगर कोई बच्चा कमजोर होता था तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको घर पे ट्यूशन दिया करते थे। आज हमारे यहाँ ये है कि हम लोग जो है वो ये होते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने में लग जाते हैं। इसमें पेरेंट्स की भी गलती है। अब पेरेंट्स, जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, हमने कोचिंग खोला अपना, तो वो नॉर्मल कोचिंग था 2 कमरों का। अब पेरेंट्स को क्या चाहिए कि भाई ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा कोचिंग है, इसमें एसी होना चाहिए। अच्छा, भाई डिमांडिंग हो गई, डिमांडिंग हो गया। अब आप वहाँ पे एसी एयर कंडीशन लगाएंगे, expense भी फिर लगेगा। वहाँ पे चेयर्स आप अच्छी वाली लगाएंगे, उनके लिए लैब बनाएंगे। डेफिनेटली जब आप लाखों में खर्चा करेंगे तो फीस भी फिर आप वैसी वसूल बिल्कुल सही, करेंगे। बिल्कुल सही। तो फिर अब ये तबकाती हो गया, जैसे सर ने बात की थी कि अब तबकाती जो हो गया है कि मतलब जिसकी जो रेंज है, और इसमें कोई मैं समझता हूँ हर्ज भी नहीं है। हर्ज इस सेंस में नहीं है कि अगर एक इंसान की 5 लाख रुपए तनख्वाह है तो वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वैसा देख के उसी तरह के स्कूल में या कॉलेज में अपने बच्चे को पढ़ाएगा। अगर किसी की 1 लाख है तो वो उस हिसाब से पढ़ाएगा। चले ठीक है, ये सही कह रहे हैं कि इंसान जो है ना, ज़रूरत है वो इतना अपने इंस्टीट्यूट पे इतना एक्सपेंस अगर उन्हीं की डिमांडिंग पे लगवा रहे हैं, एसी है या कुछ है, तो ऑफ कोर्स वो फिर अपनी जो है फीसेस भी जो है उसमें बस बढ़ा सकता है। तो वो सब आप इसके बारे में क्या तज्जिया करेंगे एजुकेशन के ऊपर? हमारे इधर मैंने कॉलर, उसके बाद आपने हम कंटिन्यू करना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज खान साहब, क्या पूछना चाहते हैं? इतने प्यारे प्यारे हमारे गेस्ट मौजूद हैं। जी, बात ये है कि आज एजुकेशन के बारे में प्रोग्राम कर रही है, बहुत अच्छा है। मसला ये है कि आजकल जो हर आदमी ने हर गली में ये कारोबार बना लिया, एजुकेशन अब कारोबार नहीं रहा, अब सॉरी कारोबार हो गया है। जी, जी। तो कहने का मतलब है कि हुकूमत को ये चाहिए कि ये जो जिन्होंने आज गली गली में जगह जगह पे जो तालीम नहीं दे रहे बल्कि सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। भाई की बात सही है कि पहले जो थे उस्ताद अलग होते थे, लेकिन अब जो है पढ़ाई की तरफ जो है वो कम उस्तादों का रुझान है। माजरत के साथ मैं आपको बात बताऊं, मैं बहुत विजिट करता हूँ एजुकेशन स्कूलों पे और मेरा दिल खून के आंसू होता है, क्योंकि ये छोटे बच्चे जो, मेरी ये आदत है कि मैं अगर किसी गरीब के बच्चे को देखूं तो मेरी कोशिश होती है कि किसी भी स्कूल में आप जैसे दोस्तों और भाइयों की मदद से उसे स्कूल में दाखिल करा दूं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल तो तबाह हाल हो गए हैं, जिसकी तनख्वाहें अगर आप देखें तो लाखों रुपए में है, और प्राइवेट स्कूल वालों ने एक नया कारोबार शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये सही कह रहे हैं आप, जरा बताइए इसके बारे में। जी, जी। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जिसने सबक याद नहीं किया उसको छुट्टी नहीं मिली। मैं लेट आया हूँ, मुझे टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो एजुकेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है जी। सबसे पहले तो कायद ने कहा एजुकेशन इज द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ द नेशन। इस मुल्क की तरक्की का सिर्फ एक ही राज है, आप एजुकेशन दे दें। अब आते हैं एजुकेशन कौन सी दे दें, ये भी एक सवाल है। यहाँ पे इस वक्त हमारे मुल्क में 3 कैटेगरीज ऑफ एजुकेशन है। एक प्राइवेट एजुकेशन है, एक मदरसा एजुकेशन है, और एक जो है वो गवर्नमेंट एजुकेशन है। कैटेगरीज कर दी। अच्छा, अब देखते हैं हम कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है।
ओके। अभी अभी रिसेंटली जो ISPR के DG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि जी 25,000 मदरसा हैं, उसमें तकरीबन 80 लाख लोग पढ़ रहे हैं। वो हमारे वेरी रेस्पेक्टेबल लोग हैं, वो हमारे दीन को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या है? ओके। ये किसका काम है? ये रियासत का काम है कि रियासत उसको देखे। बहुत अच्छी बात कि वो आगे पढ़ के, फिर मैं आऊंगा क्योंकि मुझे तो आपने टाइम देना है कि सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है, किस तरह से होना चाहिए, ये मिसमैच कहाँ पे कर रहा है। ओके। अब दूसरी कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट एजुकेशन है। अच्छा, होनी तो ये चाहिए कि आप इसको स्ट्रेंथन करें, इसका आप सिलेबस, इसका आप करिकुलम, इसका आप एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाएं। जब तक आप गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली मैं अगर सिंध गवर्नमेंट की बात करूं कि वो तालीम के ऊपर फोकस नहीं करेगी ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, जहां तक आप प्राइवेट एजुकेशन में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अच्छा फिर वहां पे उनके करिकुलम, उनके सिलेबस, उनकी फीसेस इतनी महंगी इसलिए हैं, मैं उनका कोई सिंपैथायर नहीं हूं, लेकिन आपको कोई गन पॉइंट पे तो नहीं लेके जा रहा ना, आप गवर्नमेंट में ले जाए, आप बच्चे को खुद लेके जा रहे हैं, आप बच्चे को खुद इसलिए लेके जा रहे हैं कि वहां पे स्टैंडर्ड है, वहां पे क्वालिटी है, वहां पे। अच्छा, मजे की बात यह है कि मेरी बेटी भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आप 8 जमात तक बच्चे को पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर जब आप 9th और मैट्रिक में जाते हैं तो वो आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में आना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो बच्चा जो वहाँ प्राइवेट में पढ़ के आता है, ये मैं किसी प्राइवेट को और गवर्नमेंट, ये मैं रियासत की बात कर रहा हूँ, मेरा टारगेट सिर्फ स्टेट है, मैं किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट की, मेरी रियासत के स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अच्छा, वो जब 9th और मैट्रिक में आता है तो वो जो सिलेबस होता है, वहां पे जो करिकुलम पढ़ाया जाता है, वो बच्चा पहले पढ़ चुका होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उस क्वालिटी का, उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अच्छा, फिर आपको सबसे पहले अक्रॉस द बोर्ड, अगर रियासत को चाहिए, रियासत मीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि वो एक सिलेबस, एक करिकुलम अक्रॉस द बोर्ड जब तक इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे, जब तक हर बंदा अपनी अपनी छोटी सी मस्जिद बना के बैठा होगा, उसने अपने अपने सिलेबस, अपने अपने करिकुलम। आपका काउंटर चेक है गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स पे? नहीं है। बिकॉज नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में कॉम्पिटेंसी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थेबो साहब के हमें इससे सीरियसली एक्शन लेना चाहिए और कोई और नहीं लेगा, हमारी गवर्नमेंट ही इसको जो है इससे एक्शन लेगी, तभी जाके ये सब प्रोसीजर होगा। क्योंकि मेरे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। जिनको ये इक़्तिदार मिला हुआ है, जिन्होंने ये सीट्स एजुकेशन की ली हुई हैं, ऑफकोर्स ये उन्हीं को संभालना है, तब जाके ये सब जगह। अच्छा, एक और चीज़ है सर, आप देख रहे होंगे कि हमारी जो है एजुकेशन की कैटेगरीज हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि सिलेबस में, और ये भी एक खास मुझे नहीं समझ में कि गा बगाए हमारी एजुकेशन में, स्कूल्स में ये क्या हो गया कि स्कूल्स की कॉपीज भी वहीं से ली जाए, बुक्स भी वहीं से ली जाए, यूनिफॉर्म भी, तो ये सिस्टम क्या है बॉस, ये बताइए। अच्छा, मैं इसमें एक बात एक बात और ऐड कर दूं। फिर क्या है, मैं अपने इंटीरियर सिंध के जो इलाकों के बाद, वहाँ कॉपी कल्चर है। ठीक है भाई, वहां पे हम कॉपी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वहां पे टीचर नहीं आता। टीचर भाई, कॉपी समथिंग लाइक पॉइजन। आप जहर भी तो दुकान पे बिक रही है ना, आप जाके क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि इसलिए आप नहीं खा रहे हैं क्योंकि आप मर जाएंगे। तो जो कॉपी आप कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को डेथ सेंटेंस साइन करा रहे हैं। देखें, ये जो पेपर है ना, आप सर्टिफिकेट लेके आते हैं ना, इसकी कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल सही। जब तक आपके पास अहलियत नहीं है, आपके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो तब आएगी जब आप पढ़ेंगे। आप अपने बच्चे को, माँ बाप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखें, इंसान इज मैंने आपसे बोला था मुझे टाइम देंगे आप, मैं लेट आया हूँ, अभी टाइम खत्म हो रहा है ना, चले आप बात कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। तो बात ये है कि सबसे, अब इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं कि थेबो साहब इतने तज्जिया निकाल रहे हैं, उन्होंने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन का, मुझे टाइम जब खत्म हो जाएगा मैं खुद हाफिज कर दूंगी, फिर हम दोनों बातें करेंगे, ठीक है। यहाँ बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ आप स्टेट पे नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले पोर्शन में बोला, हाँ जी, आपने भी कुछ करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप इस यूनिवर्स की सबसे अच्छी मखलूक है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वो बच्चों को जब आप कॉपी कल्चर की तरफ आप खुद धकेल रहे हैं, रियासत को जिम्मेदार कर रहे हैं, तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जब तक बच्चे को खुद नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं आऊं कि जब आपका बच्चा पढ़ रहा है ना, आपका बच्चा पढ़ रहा है ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटे स्कूल में, बाकी कहाँ पढ़ रहा है?
बाकी पड़ रहा है आपके इन्वायरमेंट के ये अंदर। बहुत अच्छी बात की, यही डॉक्टर जुबैर साहब ने कहा था, शेख साहब ने, कि आप अपने बच्चे की तरबियत इतना प्रेशर मत दें कि वो बस स्कूल चला जाए, लेकिन आपने जो घर में जो तरबियत शुरू करते हैं, और वो बेसिकली जो है ना स्टार्ट ऑफ एज होती है, अब ग्रूमिंग हो रही होती है बच्चे की। आप जो भी बिहेव करेंगे, अच्छा बोलेंगे, कैसा भी। शेफ प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी रेडी हो जाए और अपनी डिश यहाँ पर लेकर आ जाए, टाइम क्योंकि खत्म हो रहा है, जस्ट आई हैव जो 2 मिनट्स। तो मैं नाज़रीन से ये कहूंगी कि बात वहीं से कंटिन्यू करूंगी कि हम लोग जो बच्चे की जो स्टेज होती है ना स्टार्ट, तो उसके दौरान ही जो है ना हम अपने बच्चों को एक अच्छी तरबियत दे सकते हैं। और अच्छा, मैं मैसेज लूंगी अस्करी साहब से जाते जाते, मुझे बताइए। बिल्कुल। अच्छा, बड़ी अच्छी एक बात कह दूं जी नाज़रीन, आप लोगों ने इस जो हम आज जो टॉपिक है इसको नेक्स्ट फ्राइडे को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। चले जी, मैसेज में चलूं, जाते जाते 2 मिनट से सब मैसेज दे दें, पैदा हो जाता है। ठीक है। इल्म की शनाख्त ये है कि इल्म जहाँ होता है वहाँ पर अमन होता है, हिफ्ज होती है, सलामती होती है, और जहाँ इल्म नहीं होता वहाँ फसाद होता है, तबकाती तकसीम होती है, झगड़ा होता है, और लेग पुलिंग होती है, और सिर्फ बिजनेस का काम होता है। बहुत अच्छी बात। जहाँ इस किस्म का काम हो वहाँ इल्म नहीं हो रहा होता, वहाँ जहालत पैदा हो रही होती है। लिहाजा में इल्म हासिल करने के लिए तबकाती तरीक़ा तालीम को ख़त्म करके यकसानियत पैदा करनी है, और नीचे से लेकर ऊपर तक साहिब इल्म लोगों को पैदा करना है। बेहतरीन। जुबैर साहब आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा मैसेज, पहली बात तो ये कि पहली दर्स का घर होता है। मेरा ये मैसेज है तमाम वालदाओं को, तमाम वालदैन को, कि जब तक अपने बच्चों के साथ दोस्ती नहीं लगाएंगे, जब तक अपने बच्चों के साथ जो है फ्रेंडशिप की तरह बैठेंगे नहीं, टाइम नहीं देंगे, उनके साथ रोजाना का इंटरव्यू नहीं लेंगे, रोजाना खाने पे कम से कम एक वक्त के खाने पे बैठ जाए, उनके साथ ज्वाइन होकर जरूर बैठे। ये तो मेरा पहला मैसेज है वालिदैन के लिए। नंबर 2, नौजवानों के लिए जो स्कूल कॉलेजेस से निकल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज की तरफ आना चाहते हैं, बेशुमार कैरियर्स हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी को पिक करो, सोचो कि मेरे लिए कौन कौन से कैरियर्स हो सकते हैं जो मेरे पोटेंशियल के मुताबिक है। हो गया जो हो गया, पढ़ाई कर ली, जो मैट्रिक कर लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, चीटिंग की, नॉन चीटिंग की, कुछ भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ इज स्टिल लॉन्ग। अपने लिए जो है कैरियर ऑप्शंस को सोचो, कैद न करो अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए, और स्किल बेस्ड जो है हुनर हासिल करना शुरू करो। थर्ड, फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजर्स एंड फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो, यकसा तालीम, ना यकसा तालीम, ये बहुत बड़ी बहस है। रिलीजियस, नॉन रिलीजियस वगैरह सब अपनी जगह पर हैं। बस खुदारा सच्चाई के साथ, सिंसेरिटी के साथ जो कुछ हमारे पास है, हम उसके साथ इस मुल्क और कौम को दें। हम इमरान साहब शॉर्ट फॉर्म में प्लीज। बस इन शॉर्ट यही कहूँगा कि बच्चे को एजुकेशन हासिल करनी है और नकल की तरफ नहीं जाना, सिर्फ पढ़ना है। और जैसे सर ने कहा, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के ऊपर पूरा चेकअप रखिए, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बेहतरीन जी, एजुकेशन इज द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ द नेशन, जो कायद ने कहा था। मैं सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी। बस बहुत अच्छी बात, शॉर्ट फॉर्म में एक लफ्ज का है। और ये जी आ गई डिश, और आप देखें हमारे गेस्ट, देखें सर, देखें कितनी प्यारी यूसुफ, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूसुफ, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे जाने का वक्त हो गया है, साथ साथ डिश भी तैयार हो गई है। और मैं यही कहूँगी, ये बात, ये इल्म के बारे में जब हम बात करते हैं, ये ऐसा समंदर है, इसमें से एक भी ग्लास निकाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये तालीम का समंदर है, ये जितना भी है ना वो कम है, वो कम है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को बेशक तालीम दें, लेकिन तरबियत बहुत ज़रूरी है। जब तक तरबियत नहीं होगी, उसके लिए वो तालीम भी किसी काम की नहीं। फिर वो इमरान साहब की बातों की चीटिंग है, और वो फिर किसी काम की नहीं है, वो बच्चे फिर सिर्फ चीटिंग करेंगे। तो तरबियत बहुत ज़रूरी है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुस्कुराती सुबह के साथ सभी, अल्लाह हाफिज।